हम हॉनेस्टी की बात करते हैं, इंटीग्रिटी की बात करते हैं, हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की। ड्रग्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। नॉन वेजिटेरियन फूड हम ऐसे धड़ल्ले से खा रहे हैं, एनिमल्स को काटा जा रहा है, एनिमल्स के इमोशन को नहीं समझा जा रहा है। इसके बियॉन्ड हम अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं, सहारा ले रहे हैं उसका। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को हमने बस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना रखा है, उसके रियल इम्प्लीमेंटेशन को हम नहीं समझ रहे हैं। People think that these are my gang of friends. I should have string of affairs. I should go around for parties. I should go around for my drug parties. I should go around for my Valentine's Day friendship day parties. I should go around for my breakup party. I should enjoy the teenage privileges of my life. And I should talk about with a pure freedom about my ex. People think that this is modernization. Bullshit crap. लेजेंडरी पोएट बसंत शर्मा जी के सुपुत्र डॉक्टर वैभव शर्मा जी की नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू युथ क्वेक। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनकी जो सोच है वो बहुत परम है। वो ये मानते हैं कि आंतरिक पवित्रता ही परम सत्य और ईश्वरता है। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी पोएट बसंत शर्मा जी के सुपुत्र डॉक्टर वैभव शर्मा जी की हैं। इन्होंने 2012 में ग्लोबल बिजनेस समिट में अवार्ड जीता हुआ है और 2019 में इन्होंने दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी जीता है। ये उर्दू के शायर हैं, बहुत बड़े पोएट हैं और बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं। सेलिब्रिटी एंकर इनको बोला जाता है। इनके जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ही बड़े कलाकार हैं। पद्म भूषण अवार्ड विनर उदित नारायण जी, टीनू आनंद जी, ये सब इनके फ्रेंड्स हैं। इन्होंने बड़े बड़े मंच पे बड़े बड़े कार्यक्रम में इनकी खूब तारीफ़ करी है। इनकी मैं तारीफ़ करने के लिए अगर आज शुरू हो जाऊं तो मुझे लगता है कि पूरा दिन निकल जाएगा। मैं आपको ज़रूर एक कविता सुनाना चाहूँगा, क्योंकि ये कविता किसी ऐसे वैसे इंसान ने नहीं बोली है इनकी प्रशंसा में। ये कविता बोली है डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी ने। डॉक्टर गोपाल दास जी इनकी तारीफ़ में कहते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत वो इंसान है, चेहरे में उसकी एक दिलकश मुस्कान है, लफ्ज़ वज़न में इंसानियत और मोहब्बत की शान है, हर महफिल की वो जान है। वैभव वो नायाब हीरा है कि उसकी अजीम शख्सियत में मोहब्बत हिंदुस्तान है। और ऐसी तारीफ़ जब हम किसी इंसान के लिए डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी से सुने तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने काम से कितने लोगों का दिल जीता होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि हम ऐसे इंसान का आज पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। आपको याद होगा पहले के टाइम में शशि कपूर जी पे एक आधारित गाना आया था, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। ये डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी ने ही गाया है, लिखा है। और वो गोपाल दास नीरज जी ने ये कविता हमारे डॉक्टर वैभव शर्मा जी के लिए बोला है।
पद्म भूषण विनर उदित नारायण जी इनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। अब मैं शुरू करना चाहूँगा इनका इंट्रोडक्शन, इनका रियल इंट्रोडक्शन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट अधूरा रह जाएगा अगर इनका इंट्रोडक्शन प्रॉपरली मैंने नहीं बोला। हमारे जो डॉक्टर वैभव शर्मा जी हैं, इन्होंने भारत रत्न लता मंगेशकर जी, जो सरस्वती माता की जिन पे कृपा रही है, उन्होंने इनकी खूब तारीफ़ करी है, अलग अलग मंच पे करी है और इनके व्यक्तित्व की भी बहुत तारीफ़ करी है। मैं जब इनके व्यक्तित्व की बात आज आपके इस पॉडकास्ट में करूँगा तो आप ज़रूर जान पाएंगे कि इस व्यक्तित्व की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अनूठा व्यक्तित्व है जो इस ज़माने में मिलना बहुत ही रेयर है। हम अगर बात करें पुराने टाइम में एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा जी की, और अगर हम बात करें टॉम ऑल्टर जी जिन्होंने आशिकी पिक्चर और बहुत सारी पिक्चरों में काम किया हुआ है, इसके अलावा हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं डीडीएलजे में ललित पंडित जी, डीडीएलजे का जो जिनका सारा काम ललित पंडित जी ने किया था, और महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नरवेकर एंड ट्रिपल आर ऑस्कर अवार्ड विनर मकरंद देशपांडे, इन्होंने इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया था, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। इसके अलावा इनको इनके फादर बसंत शर्मा जी बहुत बड़े लेजेंडरी पोएट रहे हैं, और उनकी जो कविता है वो बड़े बड़े दिग्गजों ने बड़े बड़े मंच में बोली है। अगर हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी जी की, कंगना रनावत जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी, रजत शर्मा जी, इन सब ने बसंत शर्मा जी की पोएम को बार बार बड़े बड़े मंच पे बोला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इनके पिताजी के क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त कर चुके हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस पॉडकास्ट में वैभव जी से आज बात करने वाला हूं, क्योंकि अभी तक के मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई जितना मैं खुश हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह ज़माना आगे बढ़ता जा रहा है, लोग मिसगाइड हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने इंटेंशन में, अपने ऑब्जेक्टिव में। ऐसे ज़माने में डॉक्टर वैभव शर्मा जी अपने खूबसूरत अंदाज में, अपनी वाणी की खूबसूरती में और अपने व्यक्तित्व की खूबसूरती से लोगों का दिल जीतते हैं और अपने काम को इतना बखूबी विथ गुड इंटेंशन करते हैं कि दुनिया इनकी कायल है। अगर मैं बात करूं इनके अवार्ड्स की, ये एक डॉक्टर हैं, इनको डॉक्टरेट डिग्री मिल चुकी है। इंटरनेशनल फैशन मिस वर्ल्ड में इनको डॉक्टरेट डिग्री की मानक उपाधि से नवाजा गया है, और नन अदर देन रज़ा मुराद जी ने, लेजेंडरी एक्टर रज़ा मुराद जी ने इनको ये अवार्ड से सम्मान किया था, और पद्म भूषण उदित नारायण जी ने इनको ये अवार्ड दिया था। इसके अलावा महफिल कायनात वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ उर्दू मक्का मदीना शरीफ पेशे इमाम साहब जी ने इनको सोने की तिश्नगी से नवाजा है। आप शायद मेरी बातों को अंडर एस्टिमेट करेंगे जब मैं ये कहता हूँ कि इनका व्यक्तित्व ऊंचा है। मुझे लगता है कि हर इंसान को, जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा, उनको इनका एक शो ज़रूर देखना चाहिए, और आप ज़रूर जान पाएंगे कि मैं किस शख्सियत की बात कर रहा हूँ। ये हमारे जो डॉक्टर वैभव शर्मा जी हैं, इन्होंने अपना हर काम बखूबी किया है। और मैं आपको बता दूं, ये जो इनको डिग्री मिली है, जो मैं ग्लोबल समिट बिजनेस अवार्ड की बात कर रहा हूँ, ये इनको सबसे यंग उम्र में मिली है। इन्होंने अपनी जो जर्नी है वो 8 साल की उम्र से शुरुआत कर दी थी, और ये ग्लोबल बिजनेस एंकर का जो अवार्ड मैं बता रहा हूँ, इस समय ये महज 27 साल की उम्र के थे। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि, ग्लोबल लेवल पे अपने देश का सम्मान बढ़ाना, इन्होंने 27 साल की उम्र में ये चीज़ प्राप्त करी है। जिस 27 साल की उम्र में आज की जो जवान पीढ़ी है वो भटकी हुई है, वो अपने डायरेक्शन को समझ नहीं पा रही है, वो ड्रग्स में है, वो अल्कोहल में है, वो सिगरेट में है, वो सोशल मीडिया में है, और उसको ये नहीं पता कि उसको जीवन में क्या करना है। उस उम्र में इन्होंने ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन किया है और हमारे देश के गौरव बने हैं ये। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज डॉक्टर वैभव शर्मा जी से मुलाकात कर रहा हूँ। वेलकम वैभव जी। अगर इस इंट्रोडक्शन में कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच विशाल जी फॉर सच अ वंडरफुल ग्रेट इंट्रोडक्शन। माय प्लेजर। इट मीन्स अ लॉट फॉर मी
You gave such a wonderful, extraordinary and fantastic introduction. There will be no doubt about that. और मैं अपनी हिंदुस्तान की आवाम और भारत देश और भारतवर्ष के लोगों से यह कहना चाहूँगा, सबसे पहले 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और तहे दिल से मुबारकबाद। इंसानियत और मोहब्बत की शान है, इंसानियत और मोहब्बत की शान है। भारत देश का हर एक सिपाही अपने जज्बे और अपनी हिम्मत से, भारत देश का हर एक सिपाही अपनी जज्बे और अपनी हिम्मत से लिखता है, भारत माँ की मिट्टी में देशभक्ति का गान है। और आसमान में जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब लिखते हैं, भारत माँ तुझे सलाम है। और जिस भारत देश में प्रार्थना और अजान दोनों हम ज़बान है, ऐसे खूबसूरत देश का ही नाम भारत और हिंदुस्तान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो आपने बात कही है हैप्पी रिपब्लिक डे के दिन, ये बात इस मौके पे बहुत ज़्यादा सूट करती है जी। और मुझे खुशी है कि मैं इस दिन ये पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं किसी ऐसे इंसान को एज अ गेस्ट हमारे पॉडकास्ट में, जिसका नाम है युथ क्वेक, मैं उनको लेके आऊँ, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ऑनेस्टी को, इंटीग्रिटी को, डिसिप्लिन को। और मेरे पॉडकास्ट का मकसद हमेशा से ये रहा है कि मैं एक संदेश दुनिया भर तक पहुंचा पाऊं कि डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन। क्योंकि दुनिया आज की तारीख में इस दिशा में जा रही है जहां पे हर इंसान एक टेम्पररी मोटिवेशन से तो आगे बढ़ पा रहा है, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद वो डिप्लीट होता जाता है। लेकिन डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और आप एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो ये चीज़ कर पा रहे हैं। इसके अलावा मैं दर्शकों से एक और बात बताना चाहूँगा कि इन्होंने 40 नेशनल अवार्ड और 6 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं। ये बहुत बड़े टॉपर रहे हैं। हमेशा जो काम इन्होंने किया है वो टॉप लेवल पे किया है। इनकी डिक्शनरी में सेकंड ऑप्शन होता ही नहीं है। और आप समझ सकते हैं जो टॉपर होते हैं उनको, वो एक चंदन की तरह होते हैं। चंदन के बारे में आप जानते हैं कि वो चाहे कितना भी गटर हो बगल में, कितना भी दलदल हो, उस दलदल से वो बच के बाहर निकलते हैं। और वो कोशिश यही करते हैं कि वो दुनिया को उस चंदन वाली फीलिंग में, चंदन वाली पर्सनालिटी में लेके आएँ, लेकिन वो खुद उस दलदल में कभी नहीं जाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा आपको ये मैं ज़रूर बता दूं कि इनके तारुफ में एक चीज़ ज़रूर बतानी ज़रूरी है कि इन्होंने जितने भी डिबेट्स किए हैं आज तक, वो सारे डिबेट्स में ये टॉप पे रहे हैं। इन्होंने कितने बड़े बड़े दिग्गजों को डिबेट कंपटीशन में हराया है। और ये एकमात्र सेलिब्रिटी एंकर हैं जो इम्प्रॉम्प्टू, तुरंत कोई भी टॉपिक पे उर्दू लैंग्वेज में शायरी बोल सकते हैं। ये इनका चैलेंज है कि इम्प्रॉम्प्टू किसी भी समय ये उर्दू में शायरी बोल सकते हैं और इसके लिए इनको कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये चैलेंज भी इनकी तरफ से है कि कोई भी डिबेट करवा लो और उस डिबेट में अगर कोई वैभव शर्मा जी को हरा दे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जिसके लिए, और ऐसा चैलेंज करना ही आज की तारीख में बहुत बड़ी बात होती है। और मैं जब इनसे पहली बार मिला, जब मैंने हिंदुस्तान रत्न अवार्ड में मैं इनको देखा, मैंने इनके काम को देखा, उस दिन मुझे ऐसी पहली बार ये फीलिंग आई कि दुनिया में इस तरह के इंसान भी हो सकते हैं जो अपने अंदर इतना तेज रखते हैं, सूरज की तरह तेज रखते हैं और अपने काम में इतनी मेहनत करते हैं कि वो दुनिया को वो प्रकाश दे के अपने रूप में ढाल दें। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए, अब आपने मेरी इतनी खूबसूरत तारुफ दिया तो अभी इस मौजूद नुमाया पर आप ही के लिए मैं अशार बना देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कि ज़ेर गुफ्तगू और आरज़ू तमन्ना बेमिसाल है। ज़ेर गुफ्तगू और आरज़ू तमन्ना बेमिसाल है। यह वो अज़ीम शान शख्सियत है, जो आपकी ज़िंदगी से करता है मुस्कुराते हुए बात बात पर हसीन सवाल है। और पहली ही मुलाकात में जो दिल में उतर जाए, उस अजीम शान शख्स का ही नाम जनाब विशाल है। थैंक यू,
मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये शायरी मेरे लिए बोली जी और मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि मेरे बारे में मेरी तारीफ में कोई आप जी जैसा दिग्गज इंसान जी मेरी तारीफ करेगा वो और आई मेरा एक रियली शेर है कि रुतबा मेरा बादशाह का है, रुतबा मेरा बादशाह का है, जबान मेरा शहंशाह का है। रुतबा मेरा बादशाह का है, जुबान मेरा शहंशाह का है। जब मैं अपनी जुबान को समंदर के लहरों की तरह खोलता हूँ, जब मैं अपनी जुबान को समंदर के लहरों की तरह खोलता हूँ, तो दुनिया कहती है ये नूरानी फरिश्ता तो खुदा का है। कमाल है, बहुत बढ़िया। तो वैभव जी, हम ये पॉडकास्ट की शुरुआत आपके जर्नी से करना चाहेंगे। जी आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपकी जी फैमिली के बारे में थोड़ा जी जानना चाहेंगे। जी हमें ये तो पता चला है कि आप एक महान पोएट के महान एक कवि बसंत हैं। शर्मा जी आज मैं जो भी के। कुछ हूँ अपने पूजनीय पिताजी के आशीर्वाद की बदौलत हूँ। हाँ जी। बचपन से अपने सिद्धांतों के और अपने धर्म और मर्यादा के शिलालेख से जो उन्होंने हमारे व्यक्तित्व के उच्च चरित्र का निर्माण किया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने आंखों के हर ख्वाब को अपने हम बच्चों के मकसद के आशियाने में आमीन कर दिया। पूजनी पिताजी महाकवि बसंत शर्मा जी की सबसे खास बात ये थी हमें बनाने में कि उन्होंने मर्यादा और धर्म का तो ख्याल रखा ही, लेकिन साथ में हमें उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान की, जिस उच्च कोटि की शिक्षा की बदौलत मैंने सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और मेरे ज्येष्ठ भ्राताश्री, मेरे पूजनीय बड़े भैया आदरणीय दिव्यांग शर्मा जी ने IIT मुंबई एमटेक से एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग में एमटेक करके अपनी पढ़ाई की। पहले वो दुबई में सेटल हुए, उसके बाद फिर अभी इंग्लैंड में तकरीबन 20-22 सालों से हैं और अब उनकी खुद की भी कंपनी है। ही इज़ IITian। और अभी जो मेरा भतीजा है अभिष्ट शर्मा, उसने ऑक्सफोर्ड के जूनियर स्कूल में टॉप किया है। तो दैट इज़ अ ग्रेट DNA ऑफ माई फादर कि उन्होंने अपने हर ख्वाब को, अपनी हर जिंदगी की सोच को मेरे अंदर और भैया के अंदर रखने का काम किया और हमारी शख्सियत को बचपन से तराशने का काम किया। उनके आशीर्वाद की बदौलत ही भैया IITian इंजीनियर बने और मैं एक स्पीकर, एक एंकर, एक शायर बना। तो ऑल द क्रेडिट गोज टू माय वंडरफुल रिस्पेक्टिव डिवाइन इटर्नल फादर। पापा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा, यू हैव बीन द बेस्ट डैड एंड द ग्रेटेस्ट father of this entire universe. I bow down my head with respect and honor. What I'm today, it's only because of the caring blessings and divine eternal thought process of my father. Without his support, without his parental guidance, and without his love and respected honor, I don't think so I would been able to stand in this kind of stage, what I'm doing it, performing it right now. जब आपका पिता आपका गुरु हो और जब आपका गुरु ही आपका पिता हो, जब आपका पिता आपका गुरु हो और जब आपका गुरु ही आपका पिता हो, तो बचपन से ही आपकी परवरिश में शिक्षा की उत्पत्ति अलौकिक अभिव्यक्ति के साथ शुरू हो जाती है। तो वो जो अलौकिक अभिव्यक्ति हमें मुझे मेरे पूजनीय पिताजी महाकवि बसंत शर्मा जी के माध्यम से मिली, उसका ऋण मैं कि 10 जन्मों में भी चुका नहीं पाऊंगा। और मोहब्बत की हर सांस को माँ कहते हैं, मोहब्बत की हर सांस को माँ कहते हैं। और जो फरिश्ता जिंदगी के धूप में खुद को जलाकर, और जो फरिश्ता जिंदगी के धूप में खुद को जलाकर अपने बच्चों को सुकून की छाँव दे, उसे पिता कहते हैं। तो जो हमें सुकून की छाँव मिली है, जिसके लिए पिताजी ने जिंदगी भर अपने आप को जलाया, उनकी बदौलत ही भैया IITian इंजीनियर बन पाए और मैं एक आला दर्जे का स्पीकर, एंकर और शायर बन पाया। क्योंकि बचपन में ही सवेरे 4 बजे मुझे उठाकर ब्रह्म मुहूर्त में नहलाकर स्पीच रात को लिखकर मुझे स्पीच को याद कराना, एक एक शब्दों को 100 बार बुलवाना, घर में ब्रह्म मुहूर्त में प्रैक्टिस करवाना। जिस तरह से उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, ये जाकिर साहब को सवेरे उठकर तबला वादन की प्रैक्टिस कराया करते थे, ठीक उसी तरह से ही जो मेरे वालिद साहब थे मुझे बचपन में सवेरे उठाकर लगातार स्पीच को याद कराकर उसकी प्रैक्टिस करवाया करते थे। तो करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान, रसी रिया वजात के सिर पर परत निशान। तो वो जो बचपन की जो प्रैक्टिस थी उसने मुझे छत्तीसगढ़ के सभी डिबेट एलोक्यूशन कंपटीशन में नंबर 1 बनाया। और मैं एकमात्र ऐसा स्पीकर था जो नॉर्मली जो हेड बॉय बनते हैं स्कूल में, वो क्लास 12th के बच्चे बनते हैं, मुझे क्लास 10 में हेड बॉय बना दिया गया था।
मतलब मैं शुरू से ऐसा स्पीकर रहा था कि मैंने अपने स्कूल को हमेशा फर्स्ट प्राइज नेशनल और स्टेट लेवल में दिलाया और मेरी कमांडिंग बहुत अच्छी थी। तो मैं 10th 11th 12th 3 साल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 में हेड बॉय था, जहाँ से सबसे ज़्यादा IITians निकलते हैं। तो और मैं कॉलेज में सभी टीचर्स का स्वीट हार्ट स्टूडेंट था एंड आई वाज वेरी पॉपुलर अमंग्स्ट ऑल द टीचर्स, अमंग ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल। और उसके बाद फिर मैंने लॉ की पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैंने लॉ की पढ़ाई की कानून के सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज पूना से। और उसके बाद फिर कानून पढ़ते हुए फिर मैंने उर्दू ज़बान की मुक़द्दस और मुश्तरका मुहज़्ज़ब हवाए तालीम हासिल की। आले रसूल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से, जो मौलाना साहब थे, पेशे इमाम साहब थे, वो सऊदी अरब से थे। तो उनकी नवाजिश में, उनकी सरपरस्ती में मेरी उर्दू ज़बान की मुक़द्दस आबाए तालीम ली। और यह हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि एक हिंदू ब्राह्मण छत्तीसगढ़ से निकल के पूना गया। पूना में कानून की पढ़ाई करते हुए उर्दू ज़बान की मैंने तालीम हासिल की। मेरा पहला शो आदरणीय जगजीत सिंह जी के साथ हुआ, मुंतज़र एल्बम। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे मुशायरे पढ़े और महफिल कायनात जिसका अभी आपने जिक्र किया, उसमें कादर खान साहब आए थे और नीदा फाज़ली साहब आए थे। तो ये सभी शायर व शौरा की मरकज़ में, 40 मुल्कों के शायर व शौरा की मरकज़ में मैं मात्र मुख्तसर 22 साल की उम्र में एक नौजवान तवील का शायर था। और यह मेरा खुशकिस्मत एहतिशाम, दिलकश तरीन मौका मुझे मिला कि उन सभी शायरों के मरकज़ में महफिल कायनात में मुझे अपने लफ्ज़ों के लुब्बे लुबाव को इस्तकबाल पेश करने का खुशकिस्मत मौका मिला। और फिर मुझे सुनने के बाद मक्का शरीफ के पेशे इमाम साहब ने मुझे सोने की तशनगी से नवाजा। और वहाँ से मेरी दास्तान अहबाब और दास्तान गमख्वार जनाब कादर खान साहब हुए। उसके बाद फिर हमारी लंबी दोस्ती चली और उसके साथ में कादर खान साहब, पद्मश्री टॉम वोल्टर, ये मेरे बहुत ज़हीन और अजीम दोस्त थे। तो मतलब मेरी कॉलेज में मेरे फ्रेंड सर्कल से मेरी आई डोंट हैव फ्रेंड्स विद गर्ल्स, आई डोंट हैव फ्रेंड विद बॉयज़, आई वाज हैविंग अ फ्रेंडशिप विद ऑल दिस वेटरन्स लीजेंड्स ऑफ इंडिया। कि मेरा हमेशा से मानना है कि आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको दिग्भ्रमित पर भ्रष्ट न करें, करेक्ट, जो आपको क्लब ना लेकर के जाए, जो आपसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात ना करें। आपके फ्रेंड्स ऐसे से रहें जो आपको अचीवर बनाने के लिए मोटिवेट करें। राइट। जब आपके फ्रेंड ऐसे हैं, टॉम वोल्टर जी जो सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, सचिन का पहला इंटरव्यू उन्होंने लिया था जब सचिन तेंदुलकर जी वेस्ट इंडीज़ टूर में जा रहे थे। तो जब 16 साल की उम्र में सचिन का पहला इंटरव्यू लेने वाले टॉम वोल्टर आपके फास्ट फ्रेंड रहे। और जब वो कपिल देव की बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, गुलजार साहब की बात करते हैं, तो आपका जो लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस है, आपका जो लेवल ऑफ जर्नी है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो फिर पैरेलल डायरेक्शन में उस कंसेप्ट में चलने लगता है कि आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो मैं यही कहना चाहूँगा आज की पीढ़ी को, ऑलवेज ट्राई टू चूज दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंड हु इज एन अचीवर, ऑलवेज ट्राई टू चूज दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंड हु इज लीजेंड इन दिस फील्ड। Don't look for any Tom, Dick and Harry. He or she is going to spoil your entire life. And after that, you will be a person of regret. You will be a person of repentance. And that repentance and regret will last forever till the last breath of your life. Right. If you want to be an achiever in the journey of your life, always try to choose those kind of friends who are achiever in their different diversified fields. They are going to give a lot in your life. ये आपने बहुत अच्छी बात बोली वैभव जी की आज की तारीख में अगर हमें अपनी कंपनी बनानी है, हमें अपनी संगत बनानी है, तो हमें ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो लेजेंड्स हैं, जो वेटरन्स हैं, जिन्होंने अपने मेहनत से एक मुकाम ऑलरेडी पाया हुआ है। या तो आप अपने आप के साथ रहो, खुद के साथ रहो, क्योंकि आपसे खुद से बेटर कोई गाइड नहीं हो सकता। या फिर आप ऐसे लोगों से जुड़ो जो अपने आप में लेजेंड्स हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली और आई एम श्योर ये पॉडकास्ट देख के हमारी जो ऑडियंस है वो भी इस दिशा में सोचेगी। दूसरी बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि जिस कल्चर में आज हम देखते हैं कि माँ बाप के साथ बच्चे जुड़े हुए नहीं हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, ऐसे टाइम पे आप अपने पिताजी की भगवान के तरीके से, भगवान के हिसाब से उनको भगवान मानते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, भगवान की तरफ तारीफ़ करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम एक ज़माने में ऐसा चल रहा है कि हम अपने माँ बाप से अपनी बात नहीं बोलते, हम उनके साथ उनके सुख दुख में साथ नहीं देते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे आपने अपने सारे अचीवमेंट्स का श्रेय उनको दिया है, क्योंकि जो बात आपने ये बताई है कि बचपन से लेके अभी तक आपने जो भी मेहनत करी, उस मेहनत में आपके पिताजी का श्रेय है। उन्होंने आपको मोटिवेट किया, हमेशा मोटिवेट किया, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठाया और वो सारी चीज़ों के लिए
उन्होंने पुश किया, जिसकी वजह से आज आप इस लेवल पे आगे बढ़ चुके हैं। तो जब आपकी ज़बान में इतनी कमांड है, आप शब्दों के इतने धनी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके किसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन से या फिर कोई एक हैबिट की वजह से हुआ, या फिर ग्रेजुअली ये यूनिवर्स चाहता था कि आप इस दिशा में जाओ? क्योंकि जब मैं आपको देखता हूँ, आपकी बातें सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कठोर परिश्रम है, कठोर मेहनत है। आपने अपने आप को तपाया है और आपने उन किताबों को बहुत पढ़ा है, जिन किताबों को पढ़ आजकल लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन किताबों को पढ़ के आपने अपनी कमांड बढ़ाई है। तो क्या बुक रीडिंग भी एक हिस्सा रहा है इस जर्नी में, या फिर लॉ की पढ़ाई पढ़ते हुए, और शुरुआत में जैसे आप कह रहे थे कि पोइट्री की जो प्रैक्टिस आप करते थे, वर्ड बाय वर्ड 100 टाइम्स प्रैक्टिस करते थे, तो ये चीज़ की वजह से ये कमांड आई है, या फिर बुक रीडिंग भी आपका एक हैबिट है? अब मैं खुल के बात करना चाहूँगा। जो मेरे पूजनीय पिताजी थे, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। और साथ में जब मैं पूना गया, तो जिस मौलवी साहब से मैंने उर्दू ज़बान सीखी, पिताजी ने बहुत अच्छा स्पीकर बनाया। हाँ। लेकिन मुझे महफ़िलों का बादशाह बनाने में मौलवी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। हाँ। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपकी जो तारीफ़ की, और जो मेरे अंदर जो इल्म का अहले हुनर आया है, कि मैं किसी भी अज़ीम शान शख्सियत की उसी मौजूद नुमाया में लज़्ज़त-ए-दार तारीफ़ करता हूँ, ये उर्दू ज़बान की वजह से आया है। और उर्दू ज़बान में मेरी खुदादाद सलाहियत को तराशने का जो दारोमदार मौलवी साहब को जाता है। और क्योंकि अगर वो उस पुणे की उस जर्नी में अगर मौलवी साहब मेरी ज़िंदगी में नहीं आए होते, तो शायद आज मैं इस मकाम पर नहीं होता। करेक्ट। तो और साथ में टॉम वोल्टर साहब, FTI फिल्म पुणे, FTI पुणे में भी विजिटिंग फैकल्टी था टॉम साहब के साथ। तो टॉम साहब के साथ मेरी घंटों बात होती थी जब मैं FTI जाता था। वहाँ पे एक FTI का बहुत बड़ा एक विजडम ट्री है, जहाँ पर जय बच्चन जी के ज़माने से लेकर के नसरुद्दीन शाह साहब और आपके ओमपुरी साहब, कंवलजीत, सब लोगों ने उस विजडम ट्री के पास में बैठकर अपनी स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस की है। ठीक है। और डेविड धवन साहब, शत्रुघ्न सिन्हा जी, सभी लीजेंड्स लोगों ने, टॉम वोल्टर साहब। तो उस FTI का जो विजडम ट्री था, FTI है कि मैं उस पर बैठ के टॉम साहब से घंटों गुफ्तगू किया करता था। उनकी उर्दू ज़बान बड़ी शीरी थी, बहुत मीठी थी, और हिंदी पे भी गजब कमांड थी, इंग्लिश तो बोलना ही नहीं है। तो मेरी इस जर्नी में मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरे वालिद साहब, पूजनीय पिताजी के अलावा वो मौलवी साहब जिनसे मैंने उर्दू ज़बान सीखी, टॉम साहब जैसी अज़ीम-ओ-शान शख्सियत, कादर खान साहब जैसी अज़ीम-ओ-शान शख्सियत, अगर इन शख्सियतों का भी मैं ज़िक्र नहीं करूं तो यह ज़ेर गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होगी। करेक्ट। क्योंकि मेरे पूजनीय पिताजी आदरणीय बसंत शर्मा जी हिंदी के कवि थे और बहुत अच्छे कवि थे, लेकिन मुझे इंटरनेशनल मंच तक पहुँचाने में उर्दू ज़बान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वो उर्दू ज़बान को सीखने के दौरान मेरी ज़िंदगी के कारवां में, मेरी रूहानियत के सफ़र में जो हम सफ़र रहे, वो जनाब कादर खान साहब और जनाब टॉम वोल्टर साहब रहे। तो ऐसे लोगों की दोस्ती से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं फिर से कहूँगा, ऐसे लोगों की दोस्ती से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य में रहता तो शायद आज इस मकाम पर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर मेरी ज़बान की सलाहियत या मेरी ज़बान की अज़मत या मेरी रूहानियत को समझने वाली वैसी शख्सियतें नहीं थे। इस बात को मेरे वालिद साहब भी मानते थे कि बेटा आप छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बने हैं, आप मुंबई के लिए, बाहर के लिए ही बने हैं। क्योंकि जब मैंने अपने वालिद साहब की मुलाकात टॉम साहब से करवाई तो हैरान हो गए थे कि एक एंग्लो इंडियन ऐसी हिंदी उर्दू बोलता है कि मुझे भी इतनी उर्दू ज़बान का इल्म नहीं जो टॉम साहब को है। मतलब आपकी बात बतला रहा हूँ, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन तबला वादक थे, उनके पास 8वीं शताब्दी की तबला की एक स्क्रिप्ट आई थी जो अरबी में थी, जो इंडिया में कोई ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा था। अच्छा। उस 12 पेज की स्क्रिप्ट को ट्रांसलेशन टॉम वोल्टर ने किया था। कैन यू बिलीव दैट? मेरे सामने की बात है। उनका जो मौलाना प्ले था टॉम वोल्टर साहब का, 3 घंटे मौलाना के रोल में वो पूरे के पूरे लोगों को, ऑडियंस को बांध दिया करते थे। तो जब मेरे वालिद साहब की मुलाकात टॉम साहब से हुई तो उन्हें समझ में आ गया कि मेरे बेटे ने इतने बड़े इंसान से दोस्ती करके रखी हुई जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू लिया है, तो कहीं ना कहीं मेरी बेटे की शख्सियत अगर इस मकाम तक पहुंची है तो पिता के साथ साथ में टॉम वोल्टर साहब जैसे दोस्त को भी श्रेय जाता है। क्योंकि आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जिक्र किया, उस जर्नी के दौरान मैं
रात को सवेरे टॉम साहब से लगातार गुफ्तगू करते रहता था इन्वेस्टर समिट स्टार्ट होने के पहले। और जिस दिन मैं जा रहा था स्टेज में इन्वेस्टर समिट के लिए 10 बजे, उस वक्त अभी जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्पीकर हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, जो आज विधानसभा स्पीकर, उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वो अध्यक्ष, वो चीफ गेस्ट थे उस पूरे प्रोग्राम की। और अभी आपके वेदांता बालको ग्रुप के चेयरपर्सन अनिल अग्रवाल जी, आदि गोदरेज, नवीन जिंदल, एसआर ग्रुप के रूहिया जी, ठीक है, और 80 कंट्रीज के इन्वेस्टर्स, मिशोबुशी, सैमसंग, ऑल ओवर कंट्री से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्लेटफॉर्म पर आए थे। तो टॉम साहब ने मुझे एक बात बोली थी जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, वैभव साहब आप जा रहे हैं, आप छा जाओगे, पूरी की पूरी दुनिया आपकी आवाज़ को सुनेगी और सब लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। ये जो सेंटेंस है, ये मेरे घर वाले भी नहीं बोल पाए, जो टॉम साहब ने मुझे बोला था, तुम छा जाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी रूह से जो लफ्ज़ निकलेंगे वो लोगों के दिल तक जाएंगे। तुम ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में लोगों की रूह में दस्तखत करने के लिए जा रहे हो। तो मैं जब स्टेज में जाके खड़ा हुआ तो वो मेरी जहन में था टॉम साहब का शब्द कि वैभव तुम लोगों की रूह में दस्तखत करने के लिए जा रहे हो। ये मायने रखता है, ये मायने रखता है कि ज़िंदगी में कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रही, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे किसी लड़की से वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता जो टॉम ऑल्टर से कादर खान साहब से मिला। मैं लाइव इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी रूह को समझने वाले जो लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं उन्हें खुद भी एक अचीवर होना चाहिए, और एक अचीवर इंसान ही आपकी रूह को समझ सकता है। माँ सरस्वती लता ताई जी ने मुझसे बहुत गहरी बात कही थी। सचिन तेंदुलकर जी के लाइफ का एक मोटो है जो मुझे लता ताई ने बताया था, डिसिप्लिन डिफीट्स टैलेंट। राइट, आई रिपीट, डिसिप्लिन डिफीट्स टैलेंट। लता ताई ने कहा था कि अगर आप बहुत प्रतिभावान हैं, आपके अंदर बहुत प्रतिभा है, पर आप डिसिप्लिन नहीं है, तो आप लंबी रेस के घोड़े नहीं होंगे। राइट, और अगर आप इनके अंदर अनुशासन है, अगर आप में डिसिप्लिन है, तो आप अपनी फील्ड के पिनैकल बनेंगे। करेक्ट। या एक्चुअली आपकी बात सुन के हमारी ऑडियंस में भी बहुत लोग हैरान होंगे कि टॉम ऑल्टर जी की ये भी शख्सियत रही है, क्योंकि हम टॉम ऑल्टर जी को मूवीज में देखे हैं जी। उनके He was a fantastic speaker of Indian Urdu language, wonderful, extremely great personality of India. I should say this thing. And the moment he starts speaking in Hindi and Urdu, no speaker, no person from entertainment industry, or you can take the name of any author, any philanthropist, any director, actor, would not be able to understand the ideology, the way my friend Tom Alter can express like a flowing river, like a seashore in front of the crowd. Because through my entire journey, being a spectacular viewer of Mr. Tom, I can easily make it out. This man is an institution in terms of language, in terms of dignity, and in terms of personification, in terms of thought process. So Mr. Tom plays a very, very important role in the success of my life, because if you have a friend like Mr. Tom, so you can go on speaking for us and he can do the brainstorming sessions with you and he can enlighten your soul. Right. My papa is my guide, my papa is my mentor, my papa is my God. But along with my papa, I should not forget Mr. Tom Alter support also. Correct. Because without the support of Mr. Tom, I don't think I would have been able to stand in this kind of platform and I can explore my thought process like a flowing river. So credit goes to Mr. Tom. There will be no doubt about that. Yeah, actually, I love you, Mr. Tom Alter. Whenever in the surmountable clouds in the heaven, your soul will be there. From this podcast, I want to say this thing. You are truly Indian in terms of knowledge. You are truly Indian in terms of poetry. You are truly Indian in terms of commentary. And you are truly, truly, truly Indian in terms of expressing your views for the betterment of human mankind and for the betterment of Indian cinema. I love you, Mr. Tom. I really love you. Yeah. ये आपकी जो बात, आपने जो तारीफ टॉम ऑल्टर जी की है जी, और ये सारी बात जो हम टॉम ऑल्टर जी की कर रहे हैं, इससे हमें एक वो लाइन भी याद आती है कि
डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। जी। और हम अक्सर ऐसा बात करते करते जूस हाँ, पी जरूर, यार, जरूर। बचा कौन सी तो हाँ, लेना हाँ। आप जानते हैं जी। हम अक्सर ये कहते हैं और सोचते हैं कि लोगों के बारे में हम एक धारणा बना लेते हैं, जजमेंटल हम जल्दी हो जाते हैं। जी उनको समझने से पहले हम जी। एक राय बना देते हैं कि ये इंसान ऐसा होगा वैसा जी होगा। जी और अगर हम पर्दे के सामने अगर देखें किसी भी एक्टर को, जी तो हम सिर्फ उतना ही देखते हैं जितना वो उस समय वो दिखाता है अपने कला से। लेकिन इंडिविजुअली एज अ पर्सन कोई कितना नॉलेजेबल है, कोई कितना स्किलफुल है, ये तो वही इंसान जानता है, या तो वही इंसान जानता है या उनके इर्द गिर्द उनके दोस्त जानते हैं। जी और टॉम ऑल्टर जी की जब आप ये बात कह रहे हैं तो जी। क्योंकि हम बचपन से उनके पिक्चर देखते आए हैं, और आशिकी और टीवी सीरियल्स भी उन्होंने बहुत शतरंज काम के किया है, खिलाड़ी शतरंज के खिलाड़ी। लॉर्ड माउंटबेटन हाँ जी। का रोल जो उन्होंने गांधी और हाँ सरदार फिल्म में किया था। हाँ। क्या पता आपने लॉर्ड माउंटबेटन को देखने के लिए टॉम ऑल्टर जी को देखने के बाद लगता है कि लॉर्ड माउंटबेटन इतने ही हैंडसम और स्मार्ट रहे। हाँ, और ये बात भी समझ में आती है कि जो इंसान पर्दे के सामने कोई काम कर रहा होता है, उसके पीछे की जो मेहनत होती है आपको एक और वो बात किसी बता को नहीं दूं, दिखती। सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने जो लॉर्ड्स में शतक मारा था, हाँ जी। उस वक्त इंग्लैंड टूर में हाँ जी। टॉम ऑल्टर was a commentator for Rahul Dravid and Saurav Ganguly. ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जी का इंटरव्यू लेना, पहला इंटरव्यू टॉम ऑल्टर जी ने लिया था। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे Sachin, are you not scared that you are going to face a pace battery attack of West Indies? Oh, no, I'm not scared. Ball nicely coming to the bat first, and I'm going to smash all the West Indies bowlers. So Tom was stunned. Ki look at the 16-year-old boy. So his confidence level is saying this thing is going to smash all the fast bowlers of West Indies. So anytime when me and Mr. Tom, we had a discussion about Sachin Tendulkar. He always used to say this thing. He's born with sheer God's gift talent, and he was a batsman in the only entire batsman in the Asian subcontinent who can step out and smash the fast bowlers like Malcolm Marshall, Glenn McGrath, Shoaib Akhtar, Waqar Younis, and Wasim Akram. In the era of Sachin, no fast bowler can think of that. If we are going to give him 3 deliveries into different corners, he's going to smash down all the fast bowlers into different corners of the cricketing field or the cricketing ground. That was a USP of Sachin Tendulkar. No one can touch his God's gift talent of smashing the fast bowlers with proper nicking the ball. ये बात ये भी शो करती है जो आपने अभी कुछ टाइम पहले बोली कि डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट। डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट, डिफीट्स टैलेंट, डिसिप्लिन डिफीट्स टैलेंट। अगर आप में प्रतिभा है, मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, मुझे मेरे पूजनीय पिताजी ने उच्च परवरिश दी, मेरे सर्वश्रेष्ठ पिताजी थे। लेकिन जब मैं पूना में गया, इतनी आसानी से कब अहले हुनर खुलते हैं, इतनी आसानी से कब अहले हुनर खुलते हैं, मैं जब शोहरत की बुलंदी पर पहुंचता हूँ तब मेरे इल्म के पर खुलते हैं। तो जब आपके इल्म के पर तब खुलते हैं जब आप शोहरत की बुलंदी पर पहुंचते हैं। तो उस इल्म के पर को खोलने के लिए टॉम ऑल्टर, कादर खान जैसे फरिश्ते होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके इल्म के पर नहीं खुल पाएंगे। आपसे बात करके आपको आपके बारे में जान के ये पता चलता है कि आप में कुछ यूनिक क्वालिटीज़ हैं जो इस जनरेशन में हम नहीं देख पा रहे हैं जी। जैसे कि आपने बताया कि आप ना तो सिगरेट, ना अल्कोहल, ना कोई नेगेटिव टी कॉफ़ी चाय कॉफ़ी भी नहीं लेते, और ना ही कोई फास्ट फूड लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी, शुद्ध शाकाहारी। तो ऐसे समय में जब हर इंसान कोई, इसलिए मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ। उसके पीछे रीज़न है कि अगर आप उनके साथ में रहेंगे तो आपका बर्बाद होना तय है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। आपका वो बर्बाद करके ही छोड़ेंगे आपको, और जो आप नहीं करते हैं वो आपसे करवा के दम लेंगे। और ये क्योंकि हमेशा ये होता है कि हम कुछ समय के प्लेजर के लिए या कुछ समय के पुश के लिए हम सहारा लेने की कोशिश करते हैं, और उस सहारे से हमारी वो सहारा हमारे लिए लायबिलिटी बनता है। वो हमें कहीं पुश नहीं करता, हमें अपने गोल्स को अचीव करने में कोई हेल्प नहीं करता। ये बात आप अपने लाइफ को लीड करके ये प्रूव करते हैं, क्योंकि आपने अपनी पूरी लाइफ में इन सब चीज़ों से आप दूर रहे हैं और डिसिप्लिन से अपनी पोटेंशियल पे बिलीव किया आपने, और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का ही हमेशा काम किया है। यू आर रियली अ पावर हाउस ऑफ अ गुड ओरेटर एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग होस्टिंग स्किल्स। आई ऑब्जर्व दिस व्हेन आई वॉच्ड यू फॉर द फर्स्ट टाइम। आई वॉज स्टन्ड, Vaibhav ji, when I was looking at you during your performance, I really thought that
I have never seen. I had never seen you in any TV show, in any show in the in front of a camera, in front of a TV. I only saw you for the first time that day. और मैं हैरान इस तरह था कि वैभव जी अभी तक कहाँ थे, मतलब क्योंकि आपकी जैसी शख्सियत ऐसी है जिसको सबसे पहले लाइमलाइट मिलना चाहिए जी। और आई एम श्योर आपने अपने काम से लाइमलाइट बहुत पाई भी है। ऑब्वियसली आप ग्लोबल एम्बेसडर रहे हैं, ग्लोबल समिट का आपने अवार्ड जब जीता है तो ऑब्वियसली आप उस लाइमलाइट में रहे हो, लेकिन बहुत लोग बेखबर रह जाते हैं इन चीज़ों में क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड बना रखा है सेलिब्रिटीज़ का कि हमने पॉलिटिशियंस में मोदी जी को देखा है, हमने स्पोर्ट्स पर्सन में विराट कोहली जी को देखा है, हम जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो शाहरुख खान जी, सलमान खान जी, ये सारे नो डाउट सुपर हीरोज हैं, पिनाकल एंड सुपर हीरोज इन देयर रिस्पेक्टिव नो डाउट। लेकिन हर इंसान अपने अपने क्षेत्र में बहुत बहुत बेहतरीन काम कर रहा है और जब मैं आपके काम को मैंने देखा तो मुझे ये हैरानी थी कि जितनी प्रशंसा और जितना लाइमलाइट इन सब दिग्गजों को मिला है जो मैंने नाम बताया आपको, वैसी ही लाइमलाइट वैभव जी को भी ज़रूर मिलनी चाहिए। ही रियली ट्रूली डिजर्व्स दैट। होता क्या है ब्रदर, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, ये कलयुग है। हाँ जी। और मैं जो भी कुछ चीज़ें करता हूँ अपने इष्ट देवता बजरंगबली, विष्णु भगवान जी, हाँ जी, भगवान शिव जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम नमः शिवाय श्री महादेवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम हम हनुमते नमः। मैं जो भी कुछ करता हूँ अपने इष्ट देवता के आशीर्वाद से करता हूँ। तो जब आप ईश्वरी सत्ता में अधीन रहकर ब्रह्मांडी चेतना में अपने चेतन मन को ले जाकर अपने विचारों को ब्रह्मांड में लेकर के जाते हैं, तब आप दुनिया के साथ जुड़ चुके हुए होते हैं। करेक्ट। आज नहीं तो कल पूरी दुनिया को आपके यूनिवर्स के साथ जुड़ना ही है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पर उस जर्नी में आपको अपने सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ना है। करेक्ट। दो तरह के एंकर्स होते हैं, एक ऑडियंस को एंटरटेन करने वाले, खुश करने वाले, और मैं एक ऐसा एंकर हूँ, मैंने ऑडियंस को तो खुश किया ही, आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज भी मेरी तारीफ करते हैं। हाँ जी। हर सेलिब्रिटी, चाहे वो मेरे घनिष्ठतम मित्र पद्म भूषण संगीत के भगवान आदरणीय उदित नारायण जी हों, अगर संगीत ईश्वर है तो संगीत के मंदिर के माँ सरस्वती, लता ताई, और मुस्कुराते हुए फरिश्ते आदरणीय उदित नारायण जी भगवान है। और आदरणीय उदित नारायण जी, पंडित जसाज जी से जब मेरी वार्तालाप हुई थी ये पुणे में इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल गणेश क्रीड़ा परिषद में, जब मैं एंकर था तो ली मेडिन होटल से मैं पंडित जसाज जी के साथ जा रहा था, तो उन्होंने पूछा मुझसे आपके फेवरेट सिंगर कौन है। मैंने कहा पुराने एरा में रफ़ी साहब, मुकेश जी, इस एरा में लता ताई फीमेल में, और आदरणीय उदित नारायण जी। मैंने कहा उदित नारायण जी का जो उच्चारण है, उदित नारायण की जो आवाज़ की जो मस्ती है, अगर आप आंख बंद करेंगे आपको ऐसा लगता है कि बादल बह रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि पहाड़ों को चीर कर समंदर की लहरें आ रही हैं, आपको ऐसा लगेगा कि समंदर की जो लहरें हैं वो एक सैलाब भी बन रही हैं और सुकून के साहिल के साथ में जाकर के आराम से अपनी दिशा और दशा निर्धारित कर रही हैं। उदित नारायण एक ऐसे बहते हुए आबे रवानी की तरह है, एक ऐसे बहते हुए आबे रवा पानी की तरह है जो नेचर की तरह, देखो पवन भी इठला रही है, या ओरी छोरी मानव गिले बात मोरी, अजनबी तू भी कहीं आवाज़ दे कहीं। सो मेरा पर्सनल फेवरेट जो मोहब्बत का उनका कलमा बन गया है, क्या लिखा है जनाब जावेद अख्तर साहब ने। जावेद अख्तर साहब के जितने भी हिट नंबर्स हैं वो आदरणीय उदित नारायण जी ने गाए हैं। आप लगान बोल लीजिए, आप वीर ज़ारा बोल लीजिए, और उदित नारायण जी की सबसे खास बात है क्योंकि जितने भी गाने उनके सबसे ज़्यादा शोरील्स बने हैं। अंधेरों को चीर कर, अंधेरों को दूर कर, अंधेरों को दूर कर, आफताब के रोशनी की जगमगाहट है उदित नारायण। और मैंने सुना है DDLJ में जो ये गाना है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, मैं आपको एक सच्चाई बात बताना चाहूँगा। ये बात मैंने उदित जी को बताई थी क्योंकि ये बात मुझे लता ताई ने बताई थी कि ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जो गीत है, मैं चाहती थी कि इसे उदित नारायण गाए। हाँ जी। यश राज चोपड़ा जी भी चाहते थे वही गाए। हाँ जी। लेकिन जो म्यूजिक डायरेक्टर थे ललित जी ने, उन्होंने लता ताई और यश राज चोपड़ा जी की बात को मतलब कि और शैडो सप्रेस करते हुए ये कुमार सानू जी से गवाया।
ये बात मैंने उदित जी को 2022 में बता दी थी, उनको लगा अरे मजाक कर रहा है, ऐसी बात होगी। हाँ। उसके बाद 2025 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो ललित जी के साथ एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे और रात को 11:45 मेरा कॉल गया, बोले वैभव सर आपने बिल्कुल सही कहा था। मैंने कहा क्या सही कहा था? वो जो तुझे देखा तुझे जाना सनम जो गाना है वो मेरा गाना था, मैं आपने मुझे बताया था 2022 में, मैं मजाक समझ मैं कहा उदित जी वो मजाक नहीं है। हाँ। अभी ललित जी ने खुद कहा वो जो गाना था वो उदित जी के लिए ही था। और आप देखेंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जितने भी गाने हैं, हाँ। रुक जा ओ दिल दीवाने पूछूं तू मैं सारा लड़की है क्या जादू, हाँ। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया अभी तो यही था अभी खो गया, जितने भी हिट ट्रैक्स हैं, सुपर हिट ट्रैक्स हैं, सारे वो आदरणीय उदित नारायण जी ने ही गाए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो भी 40 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने। अभी चिरंजीवी के लिए मिसाला पिला जो उन्होंने गाया, उसके पूरे साउथ में रील्स बन रहे हैं, क्योंकि पूरी मूवी के गाने उन्होंने ही गाए थे। पूरी मूवी के गाने उदित नारायण जी ने गाए थे। वो संगीत के मंदिर की आदरणीय माँ सरस्वती लता ताई और मुस्कुराते हुए फरिश्ते उदित नारायण, ये दोनों भगवान हैं। मतलब कि आने वाली जनरेशन को इन्होंने अपनी काम से सरगम का वो नूर दे दिया है कि आने वाली जनरेशन को इनकी पूजा करते हुए संगीत के साथ सुर लगाने पड़ेंगे। आप माँ सरस्वती लता ताई की बात करें, आप खुदाए सुखन मोहम्मद रफ़ी साहब की बात करें, आप मुकेश जी की बात करें, आप आदरणीय किशोर दा की बात करें, और इस एरा में आप आदरणीय उदित जी की बात करें। और जो मुझसे लता ताई ने कही थी वो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब जब उदित नारायण जी शाहरुख खान के लिए गाते थे और उसके बाद जब वो रिकॉर्डिंग हो जाता था यशराज फिल्म स्टूडियो में, उसके बाद जब वो गाना देखा जाता था तो रिजल्ट जो निकल के आता था वो यशराज चोपड़ा जी लता ताई शॉक्ड हो जाते थे, वो 10 टाइम्स बेटर रहता था, 10 टाइम्स बेटर। प्रिंस ऑफ प्लेबैक सिंगिंग का खिताब, प्रिंस ऑफ प्लेबैक सिंगिंग का खिताब आदरणीय उदित जी को लता ताई ने दिया है। स्माइलिंग सिंगर का खिताब आनंद बख्शी जी ने दिया है। खुदाए नगमा का खिताब मैंने हिंदुस्तान रत्न अवार्ड सेरेमनी में उनको दिया है कि खुदा का सबसे खूबसूरत नगमा अगर इस मुल्क हिंदुस्तान में कोई है जिसने अपने सरगम से पूरी की पूरी कायनात को नूर मैसर किया है, और जो अपने सरगम की रवानी से हर किसी को मोहब्बत की जिंदगानी इब्तिदा करते हैं, आगाज से अंजाम तक लेकर के जाते हैं, तो मौसीकी का खूबसूरत ज़मीन व आसमां अव्वल व आखिरी जहान मुस्कुराता हुआ आसमान उस्ताद उदित नारायण है। और मैं ज़रूर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जगजीत जी जिनको हम जानते हैं बहुत बड़े सिंगर हैं, वो बहुत गज़ल गायक, इस देश के सबसे बड़े गज़ल गायक। मैंने पहला शो जगजीत सिंह जी के साथ किया था और उन्होंने एक खूब तारीफ़ करी है हमारे गेस्ट की, डॉक्टर वैभव शर्मा जी की, और उन्होंने ये तक कहा है कि इनकी ज़बान बहुत साफ़ है। और मुझे ज़बान के बादशाह का टाइटल दिया, बादशाह का टाइटल लता ताई, डॉक्टर गोपाल दास सिंह जी ने और जगजीत सिंह जी ने ज़बान के बादशाह की उपाधि से नवाजा है। हाँ जी। और मुझे लता ताई से मिलाने वाले उस्ताद जगजीत सिंह जी थे। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतने ऊंचे दर्जों के आर्टिस्ट, जब आप वैभव जी की अगर तारीफ़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनके काम को समझा और देखा, तो आप समझ सकते हो कि उन्होंने कितनी तपस्या करी होगी इसके पीछे। तो वैभव जी खाना सामने रखे रहता लेकिन खाना नहीं खाता था। कॉलेज लाइफ में खाना फ्रेंड्स को ला के रखा, लेकिन मैं रात भर उर्दू पोएट्री लिखने में लगा हूँ। तो वैभव जी मैंने सुना है कि DDLJ में जो ये गाना गाया गया था, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये गाना पहले उदित नारायण जी गाने वाले थे, लेकिन फिर ये बात मैंने आदरणीय उदित जी को 2023 में ही बता दी थी, ठीक है, कि उदित जी भी DDLJ का ये जो सॉन्ग है वो लता ताई और यशराज चोपड़ा जी चाहते थे कि आप गाएं, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर जतिन अली जी ने वो गाना कुमार सानू जी से गवाया, तो उन्होंने लगा मजाक कर रहा हूँ मैं। 3 साल पहले मैंने उनको ये बात बता दी थी, क्योंकि बात मुझे लता ताई ने बताई थी। अब वो जो सत्य था, बोलते हैं ना सत्य कल्पना से भी ज्यादा विचित्र होता है और सत्य ईश्वरत्व है। वो जो सत्य था वो ब्रह्मांड में गया और वो चेतना बन करके आदरणीय म्यूजिक डायरेक्टर ललित पंडित जी ने रिकॉर्डिंग के दौरान उदित जी को कहा, यार वो ये जो तुझे देखा तो ये जाना सनम गाना आपका था। और रात को 11:15 बजे मेरी उदित जी से बात हुई कि शर्मा जी सैल्यूट है आपको, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे नहीं पता था जो बात वो आपको पता था, और लता ताई ने जो बात कही थी, आज म्यूजिक डायरेक्टर ललित पंडित जी ने मुझे खुद बता दिया जो आपने 2023 को ये बात बोली थी। वो तो धन्यवाद ही दे रहे होंगे खूब। वो शॉक्ड हो गए, ही वाज शॉक्ड कि मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि तुझे देखा। और सच्चाई में अगर आप आएंगे तो
जो सुपरस्टार हाँ शाहरुख खान, हाँ जी, सलमान खान, आमिर खान, हाँ तेरे नाम, हाँ मोहब्बतें, हाँ वीर ज़ारा, हाँ हाँ डर, हम्म, ठीक है, हम्म, और उसके अलावा आपका भी ये लगान, हाँ हाँ मन, हाँ हाँ दिल चाहता है, हम्म, गदर, हम्म, आप जितने भी कल्ट क्लासिक उठा करके देख लीजिए, हाँ हाँ 10 अगर बॉलीवुड के इतिहास की बड़ी फिल्में निकालेंगे तो उसमें 8 फिल्मों में तो आदरणीय उदित नारायण जी की आवाज़ रहेगी। तभी उनको पद्म भूषण जी पद्म भूषण का मिला अवार्ड है। मिला। नहीं, और सच्चाई ये है कि दिल की बात अगर मैं कहूँ, लता ताई के बाद अगर कोई भारत रत्न के असली हकदार हैं तो उदित नारायण जी हैं। करेक्ट करेक्ट, हम भी मानते हैं ये बात। भारत रत्न के अगर असली हकदार कोई मेल प्लेबैक सिंगर है इंडिया में लता ताई के बाद, हाँ, तो उदित नारायण, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोल रहा हूँ। मतलब नो वन कैन टच द टैलेंट, नो वन कैन टच द वॉइस, नो वन कैन टच द मैग्नीट्यूड ऑरा, नो वन कैन टच द supernatural personification, and no one can touch a larger than life super singer personality of smiling sunshine, उदित नारायण। ही इज a smiling sunshine। वो मुस्कुराता हुआ वो सूरज है जो अपने सरगम की रोशनी से पूरी की पूरी दुनिया को जो सराबोर कर दे, वो उदित नारायण है। वो मुस्कुराते हुए सूरज है वो। माँ सरस्वती की कृपा है उन पे। माता सरस्वती तो लता मंगेशकर थी, हाँ और माता सरस्वती की कृपा तो वैसे ही उनके ऊपर है क्योंकि लता ताई के साथ सबसे ज्यादा गाने आदरणीय उदित नारायण जी ने गाए। करेक्ट करेक्ट। और मेरा यह परम सौभाग्य है, बचपन में कयामत से कयामत तक फिल्म जब 1988 में जब आई थी, मैं मात्र 5 साल का था। उस वक्त मैंने वो गीत सुना था और तब से मैं उदित जी का फैन था। और मुझे अपना बर्थडे मैंने उदित जी के साथ मनाया, अपना 40वां बर्थडे आदरणीय उदित जी के साथ मनाया। और उसके अलावा मुझे जो दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड मिला था वो आदरणीय उदित नारायण जी के हाथों मिला। तो ये ईश्वर का आशीर्वाद है, बजरंग बली की और भगवान विष्णु जी की और भगवान शिव जी की कृपा है, क्योंकि बिना उनकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर मैं आपके सामने विचार अभिव्यक्त कर रहा हूँ, मैं जिनको अत्यधिक प्रेम करता था उनके साथ मैं वक्त बिता रहा हूँ, उनके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ, सारा श्रेय सारा क्रेडिट ईश्वर को जाता है। करेक्ट। तो महबूब जी, आज की तारीख में अगर हम पुरानी जनरेशन की और इस जनरेशन की बात करें, हाँ, तो क्या फ़र्क आप देखते हो पुरानी जनरेशन में और अभी की जनरेशन? खुल के बात करो। जरूर बताएं जी, इस देश में आई गेस कितने IITs होंगे? 34 IITs होंगे, 34-36 IITs होंगे। हाँ जी, राइट है ना? हाँ जी। 34-36 IITs होंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना? क्या वजह है कि 34-36 IITs हैं, उसके बाद भी हम एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जैसा इंजीनियर पैदा नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, क्या वजह है? इसके कुछ गूढ़ एनालिसिस में अब तक कोई गए नहीं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वी आर नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस लाइक अ विजनरी इंजीनियर लाइक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। 104 साल जिए थे वो, 104 ईयर्स। भाखड़ा नंगल डैम, मैसूर का वो कृष्ण राजा वड़ियार का मैसूर पैलेस, जहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ को भी अपने चप्पल उतार कर जाने पड़े थे, और जहाँ पर 3 डायमेंशनल पेंटिंग्स, आप इस तरफ देखेंगे तो आपको देखेंगे, आप उस तरफ देखेंगे तो आपको देखेंगे, सीधा आप देखेंगे तो आपको सीधा देखेंगे। उस जमाने में ऐसी 3 डायमेंशनल पेंटिंग्स मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया ने वहाँ पर लगाई है मैसूर पैलेस में, जो दुनिया के किसी इंजीनियर ने, दुनिया के, मैं नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, वर्ल्ड के किसी इंजीनियर ने भी ऐसा मैसूर पैलेस नहीं बनाया है जो मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया ने बनाया है। 40,000 बल्ब से जब दुनिया रोशनी वहाँ पर दशहरा में होती है मैसूर में, तो आपको ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग लोक में आ गए हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यस्टर ईयर जनरेशन एंड टूडेज जनरेशन, यस्टर ईयर जनरेशन दे कनेक्ट देयर सोल बाई, they close their eyes and they connect their soul with Almighty, and that Almighty connect their soul with universe, and universe give them direction for the creation. Right. I repeat, they connect their soul with God, God connect their soul with universe, and universe give them direction for the creation. This generation, they connect their soul with good looking women. They connect their soul with good looking women, and that good looking woman will give them selfishness, greediness, just to lure, extract money from the society and enjoy the sexual privileges of life. Absolutely. बहुत बड़ी बात कही आपने और बहुत मायने रखती है ये बात। आप इंडिया के बेस्ट कॉलेज से निकलते हैं, हाँ जी, चाहे आप IIM हो, IIT, मेन कंसर्न ये रहता है हाई पैकेज, हमको जॉब मिले, लाइफ में बहुत अच्छी लड़कियां हैं, हम सेटल डाउन हो जाए, लाइफ जिए। लेकिन कोई भी मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया नहीं बन सकता, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ।
जब आपने ये सवाल पूछा ना कि मैं अपनी आत्मा से सवाल पूछता हूँ, राइट, यार भाखड़ा नंगल डैम आज की पीढ़ी क्यों नहीं बना सकती, या वो मैसूर पैलेस क्यों नहीं बना सकती, या वृंदावन गार्डन क्यों नहीं बना सकती। तो सवाल मिलता है कि एक साउथ इंडियन पर्सनालिटी माथे पे तिलक लगा के भगवान विष्णु की आराधना करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हुए एक नई दुनिया बसा लेता है, और आज की पीढ़ी बस विदेशों में नौकरी करती है या देश में नौकरी करती है और लैपटॉप में अपनी फैमिली को ही दिखलाते रहती है। वो क्रिएशन नहीं आ पाता है, क्योंकि वी थिंक अबाउट वुमेन, वी थिंक अबाउट मनी, वी डोंट थिंक अबाउट यूनिवर्स एंड वी डोंट कनेक्ट आवर सोल विद गॉड। जब आप ये बात कह रहे थे कि इतने आईटीज़ हैं अपने पास फिर भी इस तरह का इनोवेशन नहीं होता, तो दिमाग में ये बात भी आ रही थी कि हम फ्रीडम नहीं देते, हम अपनी सोच को एक्सप्लोर नहीं करने देते। हम हमेशा से बच्चों को एक नॉर्मल जो ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ाई का उसमें ही घेरे रखते हैं। उनको वो एजुकेशन सिस्टम में वो स्कोप नहीं मिलता कि वो अपनी सोच को और अपनी पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए उनको वो खुला वातावरण नहीं देते हैं। कई बार पेरेंटल गाइडेंस की भी कमी होती है। हाँ जी, मैं खुल के बोलूँगा, हाँ जी, कई बार पेरेंटल गाइडेंस की भी कमी होती है। हाँ जी, फैमिली के वैल्यूज़ की भी कमी होती है। हाँ जी, फैमिली में अगर इंजीनियर बन जाता है हाँ, तो उनको लगता है कि यही सब कुछ है, इससे आगे कुछ नहीं। हाँ, अगर एक आईएएस ऑफिसर निकल जाता है तो हाँ। बच्चे को भगवान बना दिया जाता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आईएएस ऑफिसर हो, आप पिता बन सकते हैं। मैं रिपीट करूँगा, आप पिता बन सकते हैं, लेकिन परम पिता परमेश्वर नहीं बन सकते। करेक्ट। ब्रह्मांड को संचालित भगवान विष्णु करते हैं, सृष्टि को संचालित देवों के देव महादेव करते हैं, पवन को संचालित पवन पुत्र हनुमान करते हैं। जमीन व आसमान है, जमीन व आसमान है, प्रारंभ से अंत तक आखिरी जहान है। जमीन व आसमान है, प्रारंभ से अंत तक आखिरी जहान है। हर संकट को जीत ले ऐसा ये वीर महान है। इनकी भुजाओं में पराक्रम, वीरता और शौर्य की पहचान है। इनके दिल में बसते हैं साक्षात माता सीता और प्रभु श्री राम है। उड़कर जो जमीन से लेकर समंदर से लेकर आसमान को भी चीर दे, ये वो ब्रह्मचारी तूफान है जो एक हाथ से पर्वत उठा दे, वही संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच महाभूत से हुआ इस सृष्टि का निर्माण है। पृथ्वी के इस सदा अजर अमर अविनाशी देवता को उनका यह ब्रह्मचारी तेजस्वी भक्त वैभव करता है शत शत कोटिशः प्रणाम है। अपनी आंखों से निहारूं प्रभु तेरी दिव्य शक्ति को मैं, अपनी आंखों से निहारूं प्रभु तेरी दिव्य शक्ति को मैं। धरा से लेकर अंबर तक देवता भी करते हैं तेरी असीमित शक्ति और ताकत का यशोगान है। और बचपन में सूरज को भी जो फल समझकर निगल जाए, ये वो तेजस्वी पुण्य प्रतापी बालक भगवान है। उड़कर जो जमीन से लेकर समंदर और आसमान को भी चीर दे, ये वो ब्रह्मचारी तूफान है जो एक हाथ से पर्वत उठा दे, वही संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान है। हम ये तो जान गए कि आप हनुमान जी के परम भक्त हो, या मेरी स्वरचित कविता है। और आपके अंदर ये फ्लो तभी आता है जब आप अपने इष्ट देवता का हमेशा अभिवादन करते हैं, उनके आशीर्वाद से अपने हर काम को करते हैं। मेरा हमेशा मानना है, दुनिया का कोई भी इंसान इस धरती पर अजर अमर होकर नहीं आया है, लेकिन कलयुग में भी सबसे जागृत और अजर अमर देवता माता सीता के आशीर्वाद से पवन पुत्र हनुमान है। भगवान परशुराम आज भी जागृत है, विष्णु भगवान जी आज भी जागृत है, महादेव आज भी जागृत है। तो हनुमान जी, विष्णु भगवान जी, महादेव जो कैलाश में विराजमान है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है। तो आप कितने भी बड़े हो जाएं, ईश्वरी सत्ता के सामने आप कुछ नहीं हैं। आप करोड़पति अरबपति बन जाएं, लेकिन आपकी सांस कब छोड़ेगी, यह फैसला ईश्वर के हाथ में निर्धारित है। राइट। और जिस दिन आपका जाने का वक्त आएगा, आपके करोड़ों अरबों रुपए की दौलत भी धरी की धरी रह जाएगी, जब ईश्वर आपको अपने साथ खींच के लेकर के जाएंगे। ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इतने गुण हैं आप में और इतने प्रतिभाशाली हैं आप, फिर भी आपको जिंदगी में ऐसा कोई हमसफर नहीं मिला जो आपको ऐसा लगे कि ये आपके गुणों से मैच करते हैं, आपकी वेवलेंथ से मैच करते हैं। मैं दिल की बात देखिए, मैं दिल की बात बोलूँगा, खुल के बात करूँगा। अक्षमाला, वंडमाला, मुंडमाला, 107 जन्म
माता पार्वती को लेने लगे। 107 जन्म माता सती का हुआ, 108वें जन्म में महादेव, देवों के देव महादेव मिले। प्रेम इतना अलौकिक है, हाँ जी, इतना पवित्र है कि दो अलौकिक शक्तियों को भी मिलने में 108 जन्म लगे। ये जो नरमुंड की जो माला पहनते हैं ना, वो उनके 107 जन्मों की निशानी है जो भगवान शिव जी पहनते हैं माता पार्वती की। वो उनसे इतना प्रेम करते थे कि तुम्हारे 107 जन्मों को मैंने धारण किया हुआ है और 108वें जन्म में तुम मुझे मिली। अभी की लड़कियां ऐसी है, आदमी को 108 जन्म का दुख दे देंगी। 108 जन्म में माता पार्वती और शिव जी मिले, और उसके बाद फिर दुनिया का अलौकिक प्रेम और महाशिवरात्रि मनाई जाती है। हाँ जी, और अभी की लड़कियों में ईश्वरत्व या अलौकिक जो गुण है वो खत्म हो गया है। तो आप अगर प्रेम भी किसी से करेंगे तो प्रेम में वो सच्चाई नहीं रहेगी, प्रेम में वो आत्मा नहीं रहेगी। हाँ जी, और आपको पहले किसी से प्रेम करने से पहले, मोहब्बत करने से पहले उसकी इज्जत करनी पड़ती है। करेक्ट, इज्जत। राइट। अब आप ऑफिस के बाहर देख रहे हैं लड़कियों को सिगरेट पीते हुए, नवरात्रि के बाद लड़कियों को लहंगे में सिगरेट पीते हुए देख रहे हैं, बियर लेते हुए देख रहे हैं। हम अपनी प्योरिटी को, अपनी पवित्रता को उनको क्यों प्रदान करें जब हमें पता है वो हमारे लायक है ही नहीं। तो ईश्वर के मैं प्रोटोकॉल से चलता हूँ और ईश्वर बोलते हैं बेटा हमारे साथ रिश्ते में रहे, हम तुझे धोखा नहीं देंगे, यहाँ धोखा मिलना तय है। एक बात आपने माँ सरस्वती लता मंगेशकर जी के लिए भी कही थी कि उन्होंने आपको ये बात बोली थी। ना बेसिकली क्या था, लता ताई से डिस्कशन हो रहा था। हाँ जी, तो लता ताई ने कहा था सबसे अलौकिक प्रेम किसका लगता है। हाँ जी, कहता दुनिया कहती राधा श्री कृष्ण का, आपने गाना एक राधा एक मीरा। हाँ जी, बहुत अच्छा गाना है आपने, एक राधा एक मीरा गाया लता हाँ ताई। जी, हाँ बेटा, राधा श्री कृष्ण की अलौकिक प्रेम है। हाँ जी, दीदी आपको प्रणाम करूँगा, चरण स्पर्श करूँगा, हाँ और दीदी मैं सत्य बोलता हूँ। राधा श्री कृष्ण से अलौकिक प्रेम भी महादेव और माता पार्वती का है, क्योंकि 107 जन्मों के बाद उनकी मुलाकात हुई है। और मैंने उनको पूरी कहानी बताई कि दूसरे दिन लता ताई का खुद कॉल आया। हाँ, बोली बेटा मैं आपके ज्ञान को प्रणाम करती हूँ। मैं कहा दीदी ऐसा मत बोलिए। बोली बेटा मैं आपके ज्ञान को प्रणाम करती हूँ कि आपने महादेव और माता पार्वती की जो गाथा मुझे बताई, हाँ, उसे जानकर मुझे उस बात का एहसास हुआ कि राधा और श्री कृष्ण से भी ज़्यादा अलौकिक प्रेम भगवान शिव जी और माता पार्वती का है। तो मेरे साथ में शुरू से एक सच्चाई रही है कि अगर मेरे पूजनीय पिताजी भी होंगे या दुनिया का कोई बड़ा इंसान भी होगा, कोई भी होगा, अगर ये बात मुझे गलत लगी, मतलब पिताजी का कोई अगर दोस्त है, उसने अगर गलत बात कही है साहित्यिक शब्दावली में, या उसकी उस तरह की सोच नहीं रही, तो मैं पिताजी के सामने भी उनके दोस्त को गलत बोल दिया करता था। ये बहुत बड़ी बात है। पिताजी के सामने भी उनके दोस्त को मैं गलत बोल दिया करता था कि आप यहाँ पे गलत हैं। हाँ जी, ये जो शख्सियत है आपकी सच बोलने की, हाँ, ये जो आप बेबाक हैं, दबंग हैं, हाँ, ये बहुत रेयर क्वालिटी है जी। और आज की तारीख में हैरानी इस बात से होती है कि झूठ बोलने में हिचकिचाहट होनी चाहिए, जो कि झूठ हम आराम से बोलते हैं, जी। बड़े से बड़े इंसान के साथ झूठ बोल देते झूठ हैं, बोल देते हैं और सच बोलने में हमें घबराहट होती हमें है, घबराहट जो कि नहीं होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए। ये मतलब कितना विपरीत है। जी, और इस जी, जमाने का सच ऐसा है कि जी। ये चीज इतने धड़ल्ले से चल रही है, जी। हर मोमेंट में हम झूठ बोल रहे हैं। उसके पीछे एक कारण है, आज की हाँ। पीढ़ी शॉर्टकट चाहती है, मेहनत नहीं करना चाहती। हाँ जी, जब आप शॉर्टकट चाहते हैं तब आप झूठ बोलते हैं। हाँ जी, मैं जो इंटरव्यू दे रहा हूँ, हाँ जी, इसमें जो मैं बातें कह रहा हूँ वो अंतरात्मा से कह रहा हूँ, मैं आपको खुश नहीं करना चाहता हूँ। जब हम दूसरों के सपने जीने लगते हैं या हम दूसरों की बातों को सच मानने लगते हैं, तब हमारे अंदर की अंतरात्मा मर जाती है। यहाँ दुर्भाग्य से यही हो रहा है कि हम हाँ। अपनी आत्मा को बेच के बहुत सारे काम कर रहे हैं, हाँ, हर क्षेत्र में कर रहे हैं, हाँ, और गुलामी को इनवाइट कर रहे हैं, गुलामी को नॉर्मल समझने लग गए हैं। जैसे कि मैं जिस जगह से हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य से है, हम्म, मैं धारा प्रवाह बोलता था, हमेशा से नंबर 1 था। पहले स्टेट में रहा, फिर नेशनल इंडिया में हुआ। हाँ, तो जब मैं छत्तीसगढ़ वापस गया था तो जो पिताजी के जो दोस्त लोग थे वो लोग मुझसे खौफ खाते थे कि ये बसंत के बेटे को बोलने नहीं देना है, हाँ, अगर ये स्टेज में आ गया हमको खा जाएगा। हाँ, एक बार ऐसी एक भिलाई होटल में एक प्रोग्राम हुआ था, तो बहुत सारे साहित्यकार थे, बहुत सारे साहित्यकार। पापा जी बोले हाँ, मेरा बेटा भी बोलेगा। हाँ, तो जो अध्यक्षता कर रहे थे उनको पापा जी ने कहा कि मेरा बेटा आप इससे बुलवाइए। हाँ, हाँ, तो मैं जानता था कि अगर मैं बोलने जाऊंगा तो कारनामा हो जाएगा, प्रोग्राम मच जाएगा। हाँ, मैं उम्र में छोटा था, सब लोग 60 साल 65 साल के साहित्यकार। हाँ, जब मैं अपने हिंदी और उर्दू के फ्लो में बोलने के लिए आया, भिलाई होटल एक जगह है वहाँ पर, हाँ,
ये हाल हुआ जैसे लड़की जब मायके से विदा हो जाती है तो मायके वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है, मरघट सा सन्नाटा हो जाता है ना, वैसे ही मेरे प्रस्तुतिकरण के बाद उस वैचारिक संगोष्ठी में मरघट का सन्नाटा आ गया था। कोई कवि वहाँ पे जम ही नहीं पाया जो अलग अलग जगहों से आए थे। ये सब लोग बोलने लगे, यार ये बसंत शर्मा के बेटे वैभव को बोलने नहीं देना है, यार ये बोलता है तो सबको खा जाता है। ये कौन से समय की बात है? ये बात होगी, आप समझ लीजिए 2010 की बात होगी है। 2010 की बात है। उसके बाद डरते थे लोग, डरते थे, उसके डिबेट बाद में भी डरते थे मेरे से। हाँ लड़कियां डरती थी कि फर्स्ट प्राइज को मिलेगा, और जो पूजनीय पिताजी के दोस्त भी थे वो भी डरते थे कि यार ये बसंत शर्मा जी के बेटे को बोलने नहीं देना है। हाँ अगर ये बोलेगा तो हिंदी उर्दू समझो, क्योंकि मेरा उच्चारण बहुत क्लिष्ट और साफ है, करेक्ट। और वहाँ पर जो साहित्यकार हैं उनका उच्चारण उतना साफ नहीं है। देश को देश बोलेंगे, हाँ भाषा को भाषा बोलेंगे, हाँ गजल को गजल बोलेंगे, जबान को जबान बोलेंगे। हाँ जी हाँ जी। तो ये जो भाषा होती है ना वो माइक में बड़ी खराब लगती है। उसके बाद आपको ग्लोबल बिजनेस एंकर का 2012 ग्लोबल बिजनेस समिट का मैंने शो की, होस्टिंग की, तो एंकरिंग की। उसके बारे में भी कुछ बताएं आप, उस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही रोचक एक्सपीरियंस था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट छत्तीसगढ़ राज्य में 2-3 नवंबर को नया रायपुर में हुआ था। हाँ जी। और उसके एक दिन पहले करीना कपूर आई थी छत्तीसगढ़ राज्य में। हाँ जी। शादी के बाद उनका पहला इवेंट नया छत्तीसगढ़ में नया रायपुर में हुआ था। अच्छा। छत्तीसगढ़ में राज्य महोत्सव होता है, उसमें करीना कपूर जी आई थी, सुपर एक्ट्रेस। और दूसरे दिन 2-3 नवंबर के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। उस शो का मैं सबसे कम उम्र का वर्ल्ड का बिजनेस एंकर अपॉइंट हुआ था, और उसमें तकरीबन 80 देशों के इन्वेस्टर्स आए थे नए रायपुर में। 10,000 से ज़्यादा का क्राउड था। और मैं तकरीबन, आप समझ लीजिए, सवेरे 10 बजे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट चालू हुआ था, रात के 10 बजे तक। टोटल मैंने 20 घंटे नॉन स्टॉप एंकरिंग की है, नॉन स्टॉप। एंड इट वाजंट स्क्रिप्टेड, आई वाज स्पॉट ऑन एंड इम्प्रॉम्प्टू। ये बड़ी बात है, क्योंकि आजकल जब हम विद अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन और हमारे पास हेल्प के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, फिर भी हम जब वो परफॉर्मेंस दे देते हैं तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं। हम कहीं ना कहीं हम अपने अंदर वो घमंड वाली फीलिंग भी आ जाती है। लेकिन आपने हमेशा बिना स्क्रिप्ट के, बिना किसी, ऑब्वियसली प्रिपरेशन आपने करी होगी, लेकिन बिना किसी स्क्रिप्ट को पकड़े आप इम्प्रॉम्प्टू आपने परफॉर्मेंस दी है। मुझे 4 पेज की स्क्रिप्ट गवर्नमेंट ने दी थी कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बोलना है। मैंने कहा मैं स्क्रिप्ट नहीं बोलूंगा, मैं अपनी खुद की स्क्रिप्ट बोलूंगा। मैंने गवर्नमेंट की स्क्रिप्ट को मना कर दिया, तो मैंने खुद की स्क्रिप्ट बोली थी। छत्तीसगढ़ राज्य को मतलब कि डिफाइन कैसे करना है, और ये इम्पोर्टेंट है। और मैंने संस्कारों का गढ़, विचारों का गढ़, संस्कारों का गढ़, विचारों का गढ़, हरियर धरती का गढ़, ऊर्जा का गढ़, ऊर्जा का गढ़, भक्ति का गढ़, विश्वसनीयता का गढ़, और अब बन चुका है वैश्विक निवेश का वैश्विक छत्तीसगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा आपका इस वैश्विक निवेशक सम्मेलन में सन 2012 में तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। पूरा का पूरा विश्व और पूरा का पूरा ब्रह्मांड अगर मर्यादा की बात करता है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात करता है। अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो हम माता कौशल्या की बात करते हैं, और अगर हम माता कौशल्या की जन्मभूमि की बात करते हैं तो हम पावन धरा वसुंधरा छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं। ये मेरी स्टार्टिंग थी, और खूब क्लैपिंग और तालियों की गड़गड़ाहट हुई थी। ये मेरी खुद की लिखी हुई स्क्रिप्ट थी। और मुझे लगता है कि जब आप, क्योंकि बहुत बड़ी साइंस की बात करते हैं कि ये सारी यूनिवर्स से रिलेटेड है, हमारी 101%। तो अगर कोई और की स्क्रिप्ट पढ़ के हम कोई बात बोलेंगे तो वो कन्विक्शन से हम नहीं बोल सकते, जो हम अपनी खुद की सोच जब उसमें डालते हैं। तो आई एम श्योर ये इसके पीछे की जो साइंस है वो भी जुड़ी हुई है, और आपका खुद का जो इंटेंशन जो इतना स्ट्रॉन्ग है, यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, वो मायने रखता है। इसी वजह से आपने चुना कि आप खुद अपनी स्क्रिप्ट ही बोलें। 101%। तो मॉडर्नाइजेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मॉडर्नाइजेशन की जो परिभाषा है, जो हमने अपने सहूलियत के हिसाब से बना रखी है, तो उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें। आज पहले आप बताइए, आज लोगों को मॉडर्नाइजेशन क्या लगता है? मॉडर्नाइजेशन आज का मतलब यही है कि हम दोस्तों के साथ समय बिताएं। People think that these are my gang of friends. I should have string of affairs. I should go around for parties. I should go around for my drug parties. I should go around for my Valentine's Day, Friendship Day parties. I should go around for my bachelor parties. I should go around for my breakup party. I should enjoy the teenage privileges of my life.
and I should talk about with pure freedom about my ex, about my ex, about my ex. People think that this is modernization. Bullshit crap. If you are a relationship with someone, you had a breakup. If you're in a relationship with someone, you have spoiled your life for 3 years, 4 years, 5 years. If you're in a relationship with your someone, and the entire family of yours and your that friend's family, both of the families are in a big trauma because of your relationship. This is not modernization. Modernization is like that if a girl or a woman or a boy, if a girl or a woman or a boy in all India entrance of IIT, all India entrance of medical, all India entrance of AIMS, all India entrance of IES, if they're topped in merit list, and if they raise the collar of the family, and if President of India call them to shake hand with your girl, to shake hand with your boy, to shake hand with your daughter, to shake hand with your son, and President of India or Prime Minister of India host a party, and you have a proper picture with Prime Minister or President, this will be termed as modernization. Correct. If the women's cricket team of India, they should raise the national flag Tiranga, insurmountable clouds. I should give a salute to Smriti Mandhana, this Jemima Rodriguez, this Sharma, I'm forgetting her name, what's wonderful batsman, Shefali Sharma, Shefali नाम था ना, है ना? Smriti Mandhana and all the other Harmanpreet Kaur, Captain Harmanpreet Kaur was a captain. I should give a salute to them. Sunita Williams. Sunita Williams. I should give a salute to them. Dr. Kiran Bedi, Indira Nui. They are the real example of modernization. Correct. Because of your work ability, you have raised the bar of your family with success, with prosperity, with name. This will be termed as modernization. If a woman or a girl is having a relationship, or if that woman or a girl, she get pregnant and her family running away along with her to different nursing homes that the child should be get aborted, it will be not modernization. It will be a shame, according to me, for that girl or a woman. So this today's generation, by spoiling the name of their family, by spoiling the name of their personality, they think that we are modern. They are not modern. They are pointing a black dot in the career of their life. Actually, and nowadays people are very flamboyant and very much. Dr. APJ Abdul Kalam, Swami Vivekanand. Dr. APJ Abdul Kalam, Swami Vivekanand. Moksha Gundam Vishveshwaraya. Right? They are the real modern pillars of Indian society. आजकल एग्जाम्पल्स इन्फ्लुएंसर्स भी हम गलत चुन लेते हैं, रोल मॉडल भी गलत चुन लेते हैं. My God, influencers का तो सीन ऐसा है कि they talk nonsense about their mother and father also. Correct. अभी जो बीच में जो हुआ था, कंटेंट क्रिएटर लोगों ने अपने मदर और फादर को ही नहीं छोड़ा था. आप ऐसे मॉडर्न मत बनिए कि ईश्वर आपसे नाराज हो जाए और आपको घसीट के लेके जाए. वो जो रणवीर अलाहाबादिया ने जो किया था, मैं उसे सही नहीं मानता कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी उत्पत्ति आपके पूजनी माता जी और पिताजी की वजह से हुई. मेरी माँ देवी थी. सवेरे उठ करके उन्होंने बिना कभी भी नहाए पूजा पाठ की खाना नहीं बनाया. नहा कर पूजा पाठ करके उसके बाद वो रसोई में जाया करती थी. उनके पुण्य प्रताप से पिताजी हमें स्वादिष्ट भोजन मिला करता था. जीवन भर वो सहनशीलता की देवी बन करके रही, मर्यादा और धर्म की और संस्कारों की देवी बन करके रही. उनके अंदर जो संस्कार और धर्म थे, वो उनकी बहनों में भी वो संस्कार, वो धर्म या वो ज्ञान नहीं था जो मेरी माँ के अंदर था. जो मेरी माँ के अंदर जो खूबसूरती थी, वो साक्षात एक ईश्वरी कृति थी. मेरी जो माता जी थी, वो मेरे पूजनी पिताजी के जीवन में आई. साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी थी, पापा और मम्मी की. वो जो पवित्रता है, वो जो चरित्र है जिसकी वजह से आप इस दुनिया में आए हो, आप उसी का ही मजाक बना रहे हो. तो आपकी लाइफ का अभी तक का मैजिकल मोमेंट क्या रहा है? बहुत सारे मैजिकल मोमेंट रहे. मतलब ऐसा कोई मोमेंट जो आपको सबसे ज्यादा खुशी दी आपको आज तक? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बहुत बड़ा मैजिकल मोमेंट रहा है. हाँ जी. मक्का मदीना शरीफ के पेश इमाम साहब ने सोने की तशनगी से नवाजा. आदरणीय उदित नारायण जी के साथ अपना जन्मदिन मनाया.
सुपरस्टार गोविंदा जी के साथ में भी मैंने अपना जन्मदिन मनाया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और उसके अलावा मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। राइट। तो एक कह पाना मुश्किल है, 6-7 मैजिकल ऑफ मोमेंट्स। कोर्स आपका और एक्सपीरियंस अपने पूजनीय पिताजी को डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी और म्यूजिक डायरेक्टर श्रवण जी के साथ और टॉम ऑल्टर जी के साथ बैठाया। पिताजी ने कहा इस बात को कि जो पिता होता है वो पुत्र को बड़ी महफिल में लेके जाता है, बड़ी पहचान देता है। और तुम वो पुत्र थे कि तुमने मुझे बड़ी पहचान दी, और तुमने जीते जी मैं जिनको पसंद करता था, नीरज जी, टॉम ऑल्टर के साथ ले जाके मुझे बैठा दिया। तो मैंने अपने सपने तो पूरे किए ही, पापा के सपने भी पूरे किए। राइट। तो ये बड़ी बात होती है। बहुत कम पुत्र ऐसे होते हैं जो अपने साथ पिता के भी सपने पूरे कर पाते हैं। एकदम सही कहा। तो ये जैसे ये जो स्टेज परफॉर्मेंसेज होते हैं, इसमें हमें बहुत बार ऐसे ऑडियंसेस मिलते हैं जो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करते हैं, गलत बात बोल देते हैं, और कुछ ब्लैंक ऑडियंसेस होती हैं जो रिस्पॉन्ड ही नहीं करती हैं। तो ऐसे समय भी आपने देखा होगा जब आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप अपनी बात बोल रहे हैं और सामने से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, तो ऐसे समय में आप अपने आप को कैसे प्रेरित रखते हैं? भगवान के आशीर्वाद से क्या होता है, मैं जब कभी भी बोलता हूँ तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि ऑडियंस ब्लैंक जाए। मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। आपने देखा होगा जब आप अवार्ड सेरेमनी में आते हैं, ये फर्क है, ऑडियंस को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं बाकी एंकर की तरह नहीं हूँ, ये बहुत बड़ी ब्लैंक जाए। मैं ऑडियंस को अपने साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेता हूँ। ये एक अलग सा आपका अलग स्टाइल है। मैं अलग स्टाइल है। मैं जब एंकरिंग करता हूँ तो मैं अलग फ्लो में रहता हूँ, ऑडियंस को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने भी उस दिन यही समझा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपको इग्नोर कर दे। ऑडियंस में सबका ध्यान जाएगा ही जाएगा। बहुत बड़ी बात है आपको। और आपने देखा होगा जितनी भी वो अंदाज 2 की एक्ट्रेस नताशा फर्नांडिस जी आई थी, एक्ट्रेस सुनिधि चौहान आई थी, देवर माय गेस्ट, तो सबका ध्यान मुझ पर ही था कि कब उनका अवार्ड जल्दी हो। तो मेरे साथ में खास बात है कि मैं ऑडियंस को कनेक्ट करके अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि वो आप एक इंस्टीट्यूशन हो। अगर क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर्स और सब कुछ बोलते हैं कि अगर आपको ऑडियंसेस को बांध के रखना है तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन आपका एक अप्रोच है, और कहीं ना कहीं ये जो बात है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं अपनी आत्मा को, वो चीज दर्शकों को समझ में आती है। 101%। वो एक ऑरा बन जाता है उस माहौल में। तो ये कायम रखना, कंसिस्टेंटली कायम रखना, ये बड़ी बात है। जब तक आपकी आत्मा परमात्मा और ब्रह्मांडी चेतना से ब्रह्मांड में विचरण करते हुए ब्रह्मांड के साथ में अपना संबंध और रिश्ता नहीं बनाएगी, तब तक से आपका सोल जब तक यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं होगा, तब तक से आपको वो रिजल्ट मिल ही नहीं सकता। ये बात एकदम सही है। तो डॉक्टर वैभव जी, ऐसा भी हर इंसान का उतार चढ़ाव तो जीवन में आता ही है, तो डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में भी बहुत आए होंगे, और उस समय में आपने अपने आप को कैसे संभाला? जिंदगी में 2 सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन लाइफ में आई। पहला पापा जी की डेथ, उसके बाद मम्मी की डेथ। 2 मौत मेरी आंखों के सामने हुई। मम्मी की डेथ के बाद में शोज कर रहा था, लेकिन अंदर से बहुत दुखी था, और रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि मम्मी के साथ पापा के साथ तो बिताया हुआ वक्त मेरी आंखों के सामने मंजर खिंचता रहता था। हाँ जी। बीच में गदर फिल्म जब आई थी, सुपर डुपर हिट हुई थी, जिसमें आदरणीय उदित जी के गाने थे, उर्जा काले का मैं निकला कटी लेके। उस दौरान राखी में मैं बहुत डिप्रेस था और रो रहा था, क्योंकि दीदी की भी डेथ हो गई थी। मुझे आज भी याद है, उदित जी का उस दिन रिकॉर्डिंग था, पर उदित जी ने रिकॉर्डिंग नहीं करके मुझे घर बुलाया, अपने हाथ पकड़ के खाना खिलाया राखी वाले दिन। मेरी दीदी को लेकर बातचीत की, अपने बारे में बताया, मैंने पूरी फैमिली के बारे में पूरी तरह डिस्कशन की। मैं शाम को 5-6 बजे एकदम चहकने लगा, मुस्कुराने लगा। मेरी ज़िंदगी में अगर एक दर्द को दूर कर खुदा की मुस्कुराहट बनकर कोई फरिश्ता आया है, तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोल रहा हूँ, वो उस्ताद उदित नारायण है। उनकी जो सूरज की तरह मुस्कुराने वाली जो छवि है, उसने मेरी ज़िंदगी के में मम्मी और पापा के जाने के दुख और दर्द को दूर कर दिया। करेक्ट। आज अगर मैं इतना मुस्कुरा रहा हूँ, अंदर से खुश हूँ, तो उसका श्रेय मैं संगीत के भगवान उस्ताद उदित नारायण जी को दूंगा, पद्म भूषण उस्ताद उदित नारायण जी को नहीं। एक बात ये दिमाग में आती है कि सिनेमा का जो प्रभाव युद्ध पे पड़ रहा है, ये बहुत हद तक बुरा भी जा रहा है, क्योंकि लोग बहुत नेगेटिव हो रहे हैं और नॉन वेजिटेरियन फूड को पसंद कर रहे हैं। और तो नॉन वेजिटेरियन फूड को लेके आप क्या सोचते हैं, ये इंसान के में कैसा प्रभाव पड़ता है, और सिनेमा का कैसा प्रभाव पड़ रहा है आज की युद्ध पे?
मेरा मानना है कि जो सिनेमा जो हम बनाते हैं हाँ उसका प्रभाव ये पड़ना चाहिए यूथ के ऊपर हाँ कि यूथ अच्छी चीज़ें करें। करेक्ट यूथ अगर प्यार भी करे तो कमिटेड रहे। मैं Correct. रिलेशनशिप को ख़राब नहीं बोलता हूँ। करेक्ट सैयारा फिल्म बहुत अच्छी फिल्म थी, हाँ जी जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों को स्क्रीन में देखता है और उस जगह में पहुंच जाता है ढूंढते हुए कि मुझे मेरी मोहब्बत चाहिए। हाँ उसकी गर्लफ्रेंड दुनिया से दूर चली जाती है, मेमोरी लॉस रहता है, फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड को लाता है, उससे शादी करता है। करेक्ट मोहब्बत ख़राब नहीं है, रिश्ते निभाने वाले लोग ख़राब हैं। अगर कोई लड़की आपको अपना सब कुछ दे रही है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उससे सब कुछ देकर प्यार करो। और अगर कोई लड़का आपको सब कुछ दे रहा है तो लड़की को भी समझ में आना चाहिए कि वो 5-6 लोगों को एक साथ फ़ोन में न चलाए, व्हाट्सएप में, वो एक के साथ भी कनेक्टेड रहे। अगर लड़की, मैं रिपीट करूँगा, अगर लड़की अपने हस्बैंड की ताकत बन जाती है तो वो हस्बैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपरस्टार शाहरुख खान बन जाता है। गौरी भाभी इज़ अ रियल पावर, Gauri Bhabhi is a real soul, and Gauri Bhabhi is a real success of dynamic superstar of Indian cinema has ever produced Shah Rukh Khan. और अगर आप उसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लेंगे, हस्बैंड की अगर असली ताकत बन जाए जो अपनी ज्वेलरी को भी गिरवी रख के हस्बैंड के बिजनेस को स्टार्ट करे और इन्फोसिस का चेयरमैन बना दे, तो सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति है। ये बात एकदम सही है आपकी। ऐसा कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन आज तक हुआ है स्टेज पे जो आपको एम्बैरेसिंग तो एज सच मुझे स्टेज पर जगजीत सिंह जी, टॉम वॉल्टर, उस्ताद उदित नारायण, डायरेक्टर गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा जी, लेजेंडरी एक्शन डायरेक्टर ऑफ गदर एंड बॉर्डर, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, टीनू वर्मा जी, हाँ जी, उनके जैसे एक्शन डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में पैदा नहीं हाँ हुआ जी। है। आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बात करें, डर की बात करें, गदर की बात करें, बॉर्डर की बात करें, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, सबको उन्होंने एक्शन सिखलाया है। स्टेज पर उनका मुझे बहुत बहुत प्यार मिला। आई लव हिम लाइक एनीथिंग। टीनू वर्मा जी, इज अ डार्लिंग स्वीट हार्ट ब्रदर ऑफ माइन, ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। तो अगर आप एम्बैरेसिंग की बात करें तो ऐसा जो कोई सिचुएशन मेरे साथ स्टेज में नहीं है। हमेशा बहुत भगवान के आशीर्वाद से हमेशा बहुत, मतलब सोच से ज़्यादा मोहब्बत मिली है। वो मेरे वीडियोस में भी आपको देखने को हाँ, ज़रूर ज़रूर। आजकल ये चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग है कि हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और ये जो हिपोक्रेसी है रिलीजन को लेके, ये भी विचित्र है कि हम, देखिए, मेरे मानना धर्म कभी खराब नहीं होता। हाँ सनातन धर्म, हाँ, या इस्लाम धर्म, या आपका क्रिश्चियन धर्म, या आपका सिखों का धर्म। सिखों का धर्म ही हुआ है युद्ध करके रक्षा करने के लिए। राइट। सिखों ने युद्ध करके ब्राह्मणों के जनेऊ को बचाया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों को तश्तरी में लिया तो उन्होंने बच्चों की कुर्बानी दी है, गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, सिख समुदाय ने बलिदान किया इस देश के लिए। हाँ जी। हर युद्ध में उनके बलिदान को आप नकार नहीं सकते। मैं हिंदू होते हुए, ब्राह्मण होते हुए इस बात को कह रहा हूँ कि अगर आपको बलिदान सीखना है तो आपको सिख समुदाय से सीखना पड़ेगा। अगर आपको शायरी सीखनी है, तहजीब, अदब, अखलाक सीखना है, मोहब्बत सीखनी है, आपको इस्लाम धर्म से सीखना होगा। सलीका भी रखो, अदब भी रखो। सलीका भी रखो, अदब भी रखो। बातें मजहब की बाद में रखो, पर पहले एक इंसान दूसरे इंसान के लिए दिल में मोहब्बत रखो। करेक्ट। तो लोग जो होते हैं वो रिलीजन का गलत इंटरप्रिटेशन लगा करके सोसाइटी को दिग्भ्रमित या पथभ्रष्ट करते हैं। मेरा ये मानना है कि सेवा भावना की बात आएगी तो क्रिश्चियन धर्म, हाँ जी, जितने भी हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे क्रिश्चियन नर्सेस कितनी सेवा करती है। हाँ जी। सेवा भावना की बात आएगी तो क्रिश्चियन धर्म, दुनिया को ज्ञान देने की बात आएगी तो हमारा हिंदू सनातन धर्म, दुनिया को शायरी और मोहब्बत और दुनिया को आपकी मौसीकी के अंदाज़े बयां सिखाने की बात आएगी तो इस्लाम धर्म, और अगर युद्ध लड़के धर्म की रक्षा करने की बात आएगी, बलिदान देने की बात आएगी, हिम्मत की बात आएगी तो सिख धर्म। ये बात सही है कि मैसेज आपने इस दिन दिया है जी, और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा। डॉक्टर वैभव शर्मा जी के साथ समय बिता के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण बातें बोली। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, जो बातें हमने करी, उन बातों पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वो बातें हैं जो हमें एक नई दिशा पे लेके जाएगा। एज यूथ क्वेक के जो थॉट प्रोसेस है वो यही है कि हम ज़िंदगी को डिसिप्लिन से जिएं। अभी भी हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपको अभी
बताई थी, जो कि एक रेगुलर प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम ऐसी भी है जो कि है चाइल्ड मैरिज का इशू है, टीन एबॉर्शन का इशू है, जो कि बहुत ज़्यादा अबॉर्शन बढ़ते जा रहे हैं बच्चों में। ट्रिपल तलाक का अबॉलिशन का जो गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो बहुत बड़ी बात है। ये एक अच्छा स्टेप है जो कि इस दिशा में होना ज़रूरी था। इसके अलावा भी हमें ज़रूरत है कि हम और स्टेप्स ऐसे लेके आएँ जहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग आगे प्रोग्रेस कर पाएँ, उनको फ्रीडम मिल पाए, उनको वो पढ़ाई मिल पाए, उनको वो रिसोर्सेज मिल पाए जिसकी वजह से वो अपने जीवन को बेहतर कर पाएँ। यंग गर्ल्स गेटिंग मैरिड टू ओल्ड मैन, ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि मुझे नहीं लगता ये किसी भी लड़की के साथ अच्छा है। जब आप किसी बुज़ुर्ग इंसान के साथ उसकी शादी करा देते हो उससे उसकी मर्ज़ी के बगैर, और ये चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा गुनाह है जो कि गलत है, क्योंकि जो इंसान जिस बचपन की उम्मीद वो करते हैं, जिस बचपन में वो पढ़ाई की उम्मीद करते हैं, कुछ बनने की उम्मीद करते हैं, उस समय उनकी बिना मर्ज़ी से शादी करा देना, ये बहुत बड़ा दंड है, बहुत बड़ा गुनाह है जिसका दंड भी होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरीके से सही है जो कि हम फ़क्र से ये चीज़ कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए और ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। लव जिहाद का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पेरेंट्स विद इन सिबलिंग्स, जो हम सिबलिंग्स के इर्द गिर्द जो हर भाई बहन के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं कि जो रिबेलियस बच्चा है उसको हम दरकिनार कर देते हैं, उसको वो चीज़ प्राथमिकता नहीं दी जाती है, और जो उनको आज़ादी उनकी नहीं छीनता, जो उनकी बात मानता है, गुलामी करता है, जो अपने पिता की बात को नकारता नहीं है, जो उनको जवाब नहीं देता पलट के, उस बच्चे को हम अच्छा मानते हैं, उसको हम सब कुछ देते हैं। लेकिन हम उस बच्चे को जो अपनी आवाज़, अपने नेचर की, अपनी साइंस से, अपनी यूनिवर्स की जो आवाज़ वो अपने मुंह से निकालता है, उसके खिलाफ हम चले जाते हैं। मैटरनल फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस चीज़ को वैसे समझें कि हर एक पिता जो अपनी ज़िंदगी को शुरू करता है, अपने बच्चों के लिए सपने देखता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम मैटरनल फैमिली का जो इंटरफेरेंस है उनके जीवन में बहुत ज़्यादा होता है, और वो पीड़ा कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनके बच्चों का भविष्य और या फिर अपने परिवार को बेहतर करने की स्थिति जो वो खुद सोचता है, जो वो खुद करना चाहता है, उसमें किसी मैटरनल फैमिली की दखलंदाजी हो, जो कि हर तरह से गलत है। फ्रीडम बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने करियर को खुद चुनें, अपने इंटरेस्ट लाइन में खुद आगे बढ़ें। पेरेंट्स का जो ये ट्रेडिशनल डोमिनेंस का जो स्टाइल है ये बहुत गलत है। उनको पूरी तरह से अपने बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए कि वो जो करियर चुनना चाहें, अगर वो क्रिएटिव पर्सन है उनको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। आइडिया ऑफ सक्सेस समझना ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स सिर्फ ग्रीडी नहीं रहे पैसों के पीछे। हमें ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को प्राथमिकता दें, उनके भविष्य को बेहतर बनाएं, ताकि एक बेहतर भारत की उम्मीद कर सकें। इन ह्यूमन एक्ट्स विद एनिमल इज़ वेरी बैड। हम एनिमल को काट रहे हैं अपने प्लेजर के लिए, अपनी ज़बान को सही करने के लिए, हमें वो स्वाद पसंद आ रहा है, लेकिन हम एक जानवर को अगर कंज्यूम कर रहे हैं और वो नेगेटिव एनर्जी अगर हमारे अंदर आ रही है, और हम उसके बाद जो क्राइम कर रहे हैं, हम अपने परिवार में, हमें अपने रिश्तों में अगर गलत कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, अपने डोमेस्टिक वायलेंस अगर बढ़ रहा है उस चीज़ से, तो नॉन वेजिटेरियन फूड मेरे हिसाब से कभी अच्छा नहीं हो सकता। इम्पॉर्टेंस ऑफ रामायण और महाभारत को समझें। प्रॉब्लम फास्ट फूड की बहुत ज़्यादा है, कंटेमिनेटेड चीज़ें जो यंगस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, जो जूस यूज़ कर रहे हैं, जो फ्रेश जूस की जो महत्व है उसका कुछ तुलना नहीं हो सकती। हमें ज़रूरी है कि हम फास्ट फूड से दूर रहें। और ड्रग्स और ये जो पावर पॉलिटिक्स है, जहाँ पे अगर जितनी प्रॉब्लम हमें हुई है उतनी से ज़्यादा प्रॉब्लम हम आने वाली जनरेशन को दें, ये कोई भी तरीके का भारत हम कभी नहीं देखते थे। जहाँ पे अगर हमारे साथ कोई जुल्म हुआ है, हम उससे ज़्यादा जुल्म अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे रहे हैं, उनको तकलीफ़ दे रहे हैं, हम इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। इस पावर पॉलिटिक्स के कट्टर विरोध में मैं हूँ, और मैं ज़रूर चाहता हूँ कि यूथ क्वेक के माध्यम से हर इंसान ये सुने जो इस पावर पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहता है, कि वो ऐसा ना करें जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। स्पेशली चैलेंज्ड किड्स के बारे में सोचें, उनको रियल अपॉर्चुनिटीज़ दें, अपनी आत्मा को बेच के सक्सेस की प्राप्ति ना करें। इंडिया को कास्ट और रिलीजन के हिसाब से डिवाइड ना करें। डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस समझें, मीडिया सही तरह से फंक्शन करे, फेमिनिज़म की रियल परिभाषा को समझें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप के साथ समय बिताएं, क्योंकि अगर हमने अपने आप के साथ समय नहीं बिताया तो
आई एम श्योर हम अपना पर्पस ऑफ लाइफ कभी नहीं समझ पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये सारे मुद्दे, ये सारे टॉपिक्स को ऐसे पॉडकास्ट में कवर कर पा रहा हूँ जो कि डॉक्टर वैभव शर्मा जी के साथ हो पाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान दिल से बातें बोलता है, पूरी निष्ठा से बातें करता है, पूरी अच्छी नीयत से काम करता है और जीवन को साकार अपनी मेहनत से, अपने डिसिप्लिन से किया है। और ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आज की यूथ के लिए, जो भटकी हुई है, जो गलत करती है, जो नाइंसाफ़ी करती है और अपने परिवार को प्राथमिकता नहीं देती है और अपने लक्ष्य को नहीं समझ पाती है। इसलिए मुझे आप सबसे गुजारिश है कि इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर देखें, आगे फॉरवर्ड करें, उन लोगों तक पहुंचाएं, हमारी 143 करोड़ की जनसंख्या तक इस पॉडकास्ट को पहुंचाएं, ताकि वो इस बात को समझें कि इस दुनिया में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो आप हो, आपकी सोच है, आपका पर्पस ऑफ लाइफ है। क्योंकि अगर आप खुद खुश रहेंगे तभी आप दुनिया में खुशियाँ बांट सकते हैं और आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। इसलिए मेरी आपसे ज़रूर अपील है कि आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसको प्रमोट करें और इसका जो मैसेज है वो राइट तरीके से लें और इन वैल्यूज़ को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन, ये मेरे जीवन का मंत्रा है और मेरे इस चैनल का भी मंत्रा है। आपको अगर ये पॉडकास्ट में कोई भी चीज़ ऐसी लगी हो जो आपको ख़राब लगी हो, या फिर आपको कोई ऐसी बात है जो कोई क्वेरी हो, अगर आपको कमेंट करना हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। लेकिन इस पॉडकास्ट को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम बेहतर से बेहतर गेस्ट को बुला पाएँ और बेटर कंटेंट लेके आएँ। थैंक यू, आपने हमारा पॉडकास्ट देखा। थैंक यू फॉर योर टाइम। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट गुड पॉडकास्ट युथ कुवेक। थैंक यू।